सलाम ख़वातीन और हज़रात, ये एक नया चैनल है, एक नया सिस्टम है जो कि आप लोगों ने देखा होगा। ज़ाहिर है उसमें आस्क मुज़म्मिल हसन लिखा हुआ है। जो लोग जनरली मुझे फ़ॉलो करते हैं वो जुनैद अकरम भाई को भी करते हैं और इसी वजह से सबसे पहले तो मैं बड़ा गेट गो में बोल दूँ। इनिशियली जब मैंने ये चैनल का सोचा तो वो इस वजह से था बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ईमेल भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं और मैंने इस तरह के Q&A की वीडियो की थी अपने मेन चैनल के ऊपर, जिसके तहत मैं रिप्लाई कर सकता या मैं लोगों को उनका जवाब दे सकता। तो मैंने थोड़ा-सा स्टडी किया आगे पीछे और देखा कि जी जुनैद भाई जो हैं वो इसको बहुत अरसे से कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, तकरीबन 4 साल हो गए। हर हफ्ते वो एक आस्क गंजी स्वैग की वीडियो निकालते हैं और अब उनका फॉर्मेट भी बड़ा मैच्योर हो चुका है। तो मैं सच्ची बात है कि आई एम गोइंग टू स्टील हिज फॉर्मेट कंप्लीटली। व्हाट्सएप करके बता भी दूंगा कि सर मैं आपसे ये फॉर्मेट छापने लगा हूं, तो आई होप कि आप जो है माइंड नहीं करेंगे। आई विल ट्राई कि अगर जो कि आई एम 100% श्योर कि वो नहीं माइंड करेंगे, तो वो जब मुझे उनका राइट ऑफ मिल जाए तो वो मैं यहाँ पे कहीं पे लगा भी दूं, ताकि जो है वो फैन बेस है ना वो फिर बड़ा गुस्सा होती है कि यार ये आपने तो बस छाप लिया, छाप क्यों रहे हैं। तो we're friends and I respect him. He's been a pioneer in this space and in this industry. एंड अगर वो कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं उससे इंस्पिरेशन लेके उसको कॉपी करना, एज लॉन्ग एज मैं उसके अंदर अपना फ्लेवर ऐड करूँ, आई डोंट थिंक इज अ प्रॉब्लम। जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे। मैंने जो है वो आस्क मुज़म्मिल हसन का चैनल बनाया है और वो मैं काफ़ी हद तक फॉर्मेट जो है वो आपसे ही सीखा है, आपके आस्क गंजी स्वाइप वाले चैनल से। मैंने सीख के उसको मैं एमुलेट कर रहा हूँ। पहली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर दे दिया मैं जुनैद भाई से सीखा है और उन्हीं से मैं इंस्पायर होकर ये बना रहा हूँ। तो मैंने उसी में वीडियो भी बोला था, मैं जुनैद भाई को मैसेज करके बता भी दूंगा, उनसे परमिशन भी ले लूंगा कि सर आपका फॉर्मेट जो है वो मैं उठाना चाह रहा हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क फॉर योर परमिशन एंड बिकॉज़ जो भी फॉर्मेट बड़ा कमाल का फॉर्मेट है और आपने 4 साल आपको हो गए वो करते हुए, तो आई जस्ट थिंक कि वो बेसिक रिस्पेक्ट का तकाज़ा है कि मैं आपसे आशीर्वाद ले लूँ कि मैं वो इंस्पायर होकर उस तरह का कंटेंट बनाने लगा हूँ। तो बराए करम मुझे वो प्रोवाइड कर दें। थैंक यू सर। जी, वालेकुम सलाम। नहीं, थैंक यू सो मच। आप वैसे ही मुझे बता रहे हो। ऑफ कोर्स इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, इट्स एन ओपन फॉर्मेट। मैंने कौन सा इजाद किया है, बट काइंड ऑफ यू टू रिवेयर एंड गिव रिस्पेक्ट। आई रियली अप्रिशिएट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नॉनदलेस जस्ट वांटेड टू पुट दैट आउट देयर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वांट के हम थोड़े से कमेंट सेक्शन देख लें जो पिछली 5 वीडियोस हैं जो पिछले 2 हफ्ते से आई हैं, एंड देन ओवर टाइम व्हाट वी आर गोना डू इज एवरी वीक जो वीडियोस आ रही हैं उसमें टॉप कमेंट्स हैं उनका मैं आंसर अगली आस्क मुज़म्मिल हसन की वीडियो में दे दूं। नॉनदलेस सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, जो लास्ट मेरी वीडियो आई थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट कमेंट्स थे। कुछ लोगों ने मुझे यूथिया बना दिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो जो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबलाइज हो गई है, क्या वो वाकई स्टेबलाइज हुई है? तो उसमें जाहिर है कि अली खिज़र, जिसमें मेरा भी अपना ओपिनियन नहीं था, अली खिज़र साहब का मैंने रेफरेंस दे के बताया कि यार उसमें एक बेस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम आई। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये तो है यूथिया, इसको कुछ पसंद ही नहीं आता। अच्छा, वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे गया और मैंने फिर जाहिर है कि एक्सप्लेन किया कि वाइल दैट इज ऑल्सो ट्रू, तो जो बेस लाइन रिक्वायरमेंट होती है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो इस वक्त पूरी हो गई है, और जो कि जाहिर है गवर्नमेंट ने की है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस चीज़ का डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया है। ग्रोथ का कोई प्लान नहीं है और मैंने कैटेगोरिकली उसके अंदर बताया कि ग्रोथ का प्लान नहीं है, लेकिन उस पॉइंट तक जो पहुंचा उसने कहा कि तू पटवारी है, तू आर्मी का फंडेड है, तूने एस्टैब्लिशमेंट से पैसे लिए हैं। वो एक और यूट्यूबर ने बोला था तू पैसे लेता है तो तू कंफर्म पैसे लेता है। तो अब ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं उस यूट्यूबर को कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि उसको बोलूंगा तो फिर वो जो है ना एक 40 मिनट की और एक रामकथा निकाल देगा और फायदा कोई नहीं है इस मुकालमे का। तो इस वजह से आपको भी मैं यही कह सकता हूँ, अब जो मुझे यूथिया कह रहे हैं या पटवारी कह रहे हैं या आर्मी का टाउट कह रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ से इख्तिलाफ है तो मुझे काउंटर फैक्ट्स दें रादर देन कि मुझे एक्चुअली बैठ के आप नेम कॉलिंग कर रहे हैं। बट नॉनदलेस आई थिंक दैट्स, आई डू गेट इट। लोग आजकल डिप्रेस्ड हैं और टेंशन में हैं और उसकी वजह से जहां पर उनको नहीं नजर आ रहा, ज़्यादातर मैंने देखा वो यूट्यूब पे आते हैं नॉट टू लर्न समथिंग बट एक्चुअली टू वैलिडेट देयर थॉट प्रोसेसेस। सो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पीटीआई वाला है तो वो यूट्यूब पे आ रहा है ये सुनने के लिए कि इमरान खान साहब फौरन और जल्द बाहर निकल जाएंगे। अगर आप अपने टाइटल में ये डालेंगे, अंदर बेशक मुद्दा कुछ ना हो, तो आपको क्लिक्स भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे। अगर आप एक ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस दे रहे हैं कि यार ठीक है आ जाएंगे, शायद आएंगे, ये पीछे पूरा बैकग्राउंड है, ये फलसफा है जिसको मद्देनजर रखते हुए शायद अब कोई रिजल्ट निकले, तो आपको शायद इतने व्यूज ना मिले। अगर आप ओवरऑल लैंडस्केप में भी देखें ना, जो पीटीआई वाले देख रहे हैं, तो इमरान रियाज खान और मोहित पीरजादा ये 2 कैरेक्टर्स हैं। अब इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो टोटल एक काम करते हैं कि वो ट्विटर पे जाते हैं, एक स्क्रॉल मारते हैं और जो 4 5 6 टॉप ट्रेंडिंग ट्वीट्स होती है ना उनको खबरनामे के तौर पे वो कंबाइन करके आखिर में डाल देते हैं, विच इज़ फाइन। तो कहते हैं कि ज़राए ने ये बताया, इसने ये बताया, उसने वो बताया, क्योंकि मैं बहुत एक्सटेंसिवली मैंने एक बड़ी क्यूरेट करके एक लिस्ट बनाई हुई है ऑफ पीपल दैट आई फॉलो। तो उस पर वो लिटरली मुझे नजर आ रहा होता है कि जो चीज़ें नजर आई है ना, अगर मैं आज स्क्रॉल मारता हूँ, अभी मैं जाऊँगा ना उस वक्त ट्विटर पर जो स्क्रॉल मारूंगा, 4 6 घंटे बाद उसकी टॉप ट्वीट्स जो हैं वो इमरान रियाज खान साहब की व्लॉग में होती हैं। अच्छा, उस व्लॉग के ऊपर कोई मिलियन हिट्स हमेशा जाते हैं और हर व्लॉग के टाइटल्स और थंबनेल्स के अंदर लिखा होता है जी खान का बड़ा एक्शन, अब तो जो है ना दुनिया बदल जाएगी और खान 2 दिन में बाहर, और वो होता वो यही है, रैंडम रिगर्जिटेशन ऑफ रैंडम ट्वीट्स। ऑन द अदर हैंड मोहित पीरजादा साहब जो कि
के बेचारे अब जाके उनको 2-2.5 लाख व्यूज आना शुरू हुए हैं, वरना वो तो 60-70 हज़ार पे फंसे हुए थे। वो एक्चुअली एक एनालिसिस दे रहे हैं और पढ़ा लिखा एनालिसिस दे रहे हैं और दरमियान का एनालिसिस दे रहे हैं। पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, जो भी इसको देख रहा है उसको पता है कि ज्यादती हो रही है और इस वक्त रूल ऑफ लॉ बिल्कुल ही आउट हुआ है और जुडिशियल सिस्टम कंट्रोल हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके पीछे वो पूरा एक फलसफा एक्सप्लेन करते हैं, वो उसके पीछे पूरी उसकी पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन के साथ एक आपको डॉट कनेक्टिंग का तरीका बताते हैं, एक आपको बताते हैं कि यार आने वाले वक्त में पोटेंशियली क्या हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग एंड सीइंग राइट नाउ। लेकिन जाहिर है उनको वो व्यूअरशिप नहीं मिलती क्योंकि यू नो पीपल वांट कि आप एक पर्टिकुलर स्टांस लें और उस स्टांस के अराउंड आप बस उनकी जो फीलिंग्स है ना उनको वैलिडेट करते रहें। तो एनीवेज इस वाली वीडियो में भी बहुत ज़्यादा ये होता रहा कि आप जो है वो ये हैं या वो हैं। कुछ लोगों ने दरमियान में आके डेफिनेटली अप्रिशिएट किया, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा ये सब के सब ऐसे ही थे जो कि बस जो है जी बुरा भला कह के चले गए। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने आके अप्रिशिएट किया। जब मैं बना रहा था तो मुझे बड़ी टेंशन थी और यही वजह से थी। आजकल लिटरली 90% ऑफ व्हाट आई वांट टू से ऑन यूट्यूब आई डू नॉट। एक तो हम सबको पता है ना कि जो गवर्नमेंट वाली साइड है उसके बारे में तो आप कुछ भी बोलेंगे तो यूर डन, लेकिन जो ऑल्टरनेट साइड है आपको उसकी भी टेंशन होती है। बिकॉज कहीं पर अगर आप ऑल्टरनेट को एक वॉइस ऑफ रीजनिंग देने की कोशिश करें और कुछ समझाने की कोशिश करें तो वो अभी आपको ऐसा पढ़ते हैं और वो 2 मिनट में कहते हैं कि यार तू बिकाव है। तो यू नो वी लिव इन अ टफ टाइम एंड कॉम्प्लिकेटेड यू नो सिचुएशन, जहाँ पर खासकर जो अब मेरा जो काम धंधा है वो इंटरेक्शन विद पीपल है और उसके अंदर जो है ना आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाएं तो पीपल आर वेरी एंग्री एंड राइटफुली सो। आई मीन आई डू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज़ वेरी डिसहार्टन्ड एंड डिप्रेस्ड एंड होपलेस, लेकिन ये कि मेरे लिए भी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाहिर है हम मेरे जैसे और बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाउ डू वी मैनूवर थ्रू दिस सिचुएशन, क्योंकि यू नो इट्स नॉट ईजी। बाकी बहुत सारे लोग जो है वो जाहिर है इसके ऊपर बोल रहे थे कि यार हाँ ये कमेंट, ट्रम्प इज टेकिंग द स्टेप टू अडॉप्ट crypto for the betterment of America, which is crazy and wonderful step for the rest of the world. Then why Pakistan couldn't lift the barriers from real estate? I think the real estate is the only solution for government of Pakistan to run the economy like Turkey, Dubai, USA, Saudi, etc. in near past. This will run the business over 50 industries of Pakistan and this should help money inflow. Crazy comment, है ना? Like it's just on so many levels. Trump Bitcoin का कुछ कर रहा है, वो भी कुछ कर रहा है, उसने बस 2-4 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और उसको कंपेयर किया है विद रियल एस्टेट और उस पे कहा है कि रियल एस्टेट इज द ओनली सोल्यूशन टू रन द इकोनॉमी लाइक टर्की, दुबई, यूएसए, सऊदीया में तो रियल एस्टेट का कोई वो ही नहीं है ना, उसकी तो अभी तो इंटरनेशनल ओनरशिप अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी अभी उसकी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आई, तो वहां तो रियल एस्टेट का सीन ही नहीं है। दुबई में है, दुबई इज अ पंप एंड डंप फाइनेंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लंदन इज अ पंप एंड डंप फाइनेंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड देन अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गई और इस तरह की हो गई। उसको कंपेयर करना टू पाकिस्तान इज जस्ट माइंड नमिंग टू मी। अगेन आप अगर बिटकॉइन की, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कॉमेंट जाएगा जाके कहेगा कि BTC ट्रंप ने किया है तो व्हाई डोंट वी रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज और BTC इन पाकिस्तान, विच इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट ये तो इतना बड़ा शिफ्ट है। एनीवेज इसमें बस यही कहना चाहूँगा, खान साहब के टाइम पे भी यही हुआ था, 2018 के अंदर इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई और जैसे ही स्टेबलाइज हुई ना तो हॉक्स आ गए और उन्होंने आगे कहा कि जी एमनेस्टी स्कीम दे दें, रियल एस्टेट को आप सेट कर दें, 18 इंडस्ट्रीज, 25 इंडस्ट्रीज, 35 इंडस्ट्रीज, रैंडम आके नंबर्स फेंकना शुरू कर दिए। नहीं होगा, नहीं, रियल एस्टेट इज नॉट द सोल्यूशन टू पाकिस्तान। रियल एस्टेट कम्स लेटर। सोल्यूशन एग्रीकल्चर है, सोल्यूशन IT है, सोल्यूशन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, सर्जिकल एक्सपोर्ट्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वंस यू बिगिन टू मेक द वेल्थ, जो कि आप डॉलर में वेल्थ लेकर आएंगे पाकिस्तान में, उस न्यू फाउंड वेल्थ को कहीं पार्क होना है, वो रियल एस्टेट में पार्क होगी। रियल एस्टेट कम्स सेकंड, इट इज नॉट व्हाट ड्राइव्स योर इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी हमेशा किसी और चीज से ड्राइव होगी जो कि प्रोडक्टिव भी होगी और वो एक्सपोर्ट फोकस्ड होगी। तो प्लीज आई मीन लेट्स गेट आउट ऑफ दिस यार। अभी 3-4 साल पहले हमारा पंप एंड डंप हुआ है रियल एस्टेट का, अब हम फिर आप आके ये बात कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट रियल एस्टेट, प्रोडक्टिव रियल एस्टेट, मैंने पूरी वीडियो बनाई है उसके ऊपर, मैंने पूरा वीक लगाया है टू एक्सप्लेन दैट, बट डोंट सेल इट एज दिस वन थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज पाकिस्तान। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज पाकिस्तान। इसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़े कोई 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री चलती रहेगी। अगर आप उसमें ब्रिक एंड मोर्टार प्रॉपर अपार्टमेंट्स बनाएं, घर बनाएं, शॉप्स बनाएं, ऑफिसेज बनाएं, डेफिनेटली वो चलेगी, लेकिन वो एक एड ऑन है एक वाइडर इकोनॉमी के अंदर, जिसमें आपको फैक्ट्रियां चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, आप गाय भैंसे पालें, वो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करें, उसकी बड़ी मार्केट है। रियल एस्टेट इज नॉट द सोल्यूशन। और ये मैं बार बार बोलता रहूंगा ताकि लोगों को समझ आ जाए और एक नई जनरेशन फिर से बेवकूफ ना बने इस चीज के अंदर। अच्छा, एंड हैविंग सेड दैट, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई सेड रियल एस्टेट इज नॉट द सोल्यूशन डज नॉट मीन इट इज द वर्स्ट थिंग कि आप उसको आंखें बंद करके तबाह कर दें। रियल एस्टेट चलेगी एज एन इंडस्ट्री, लोगों ने रहना भी है, लोगों ने काम धंधा भी करना है, लोगों ने शॉप्स भी यूज करनी है। इट्स जस्ट दैट जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि इट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन to run the economy like Turkey, Dubai, this, that's not true.
सो लेट्स नॉट टेक रियल एस्टेट एज सीरियसली एज प्रीवियसली. बस वो ठीक है, साइड पे चल रही है, चलने दें उसको. सर, you spoke about emerging productive sectors as winners in the economy, the freelancers and the exporters. What about ordinary salaried class who bore the brunt of this inflation inferno in these years? What avenues should they seek to increase their income? Will the policymakers tend to alleviate suffering of this vulnerable class? अच्छा, इसमें सबसे पहला तो ये है कि जो एक्सपोर्टर्स की जब मैं बात करता हूँ ना, तो उसमें जो सैलरीड क्लास है वो भी पार्टिसिपेट करेगी. मसलन होगा ये कि जहाँ पर पहले लोग फॉर एग्जांपल नौकरियां ढूंढ रहे थे इन लोकल कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज या वो इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर बैठे हुए थे. बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उनमें ज़ाहिर है बाहर से माल इंपोर्ट हो रहा होता है, तो उसके नीचे पूरा ढांचा होता है, सेल्स के मैनेजर्स होते हैं, ये होता है वो होता है. तो वहाँ पर अब जॉब्स जो हैं वो आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी या कम होती हुई नजर आएंगी, या शायद वो इतनी वेल पेइंग ना हो. ऑन द अदर हैंड जो एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं, जैसे आईटी कंपनी है, अब वो आईटी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसमें नीचे जॉब पे लोग बैठे हुए हैं और वो पीकेआर में जॉब्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जॉब्स जो हैं वो नॉर्मली हायर पेइंग होंगी देन द अदर वंस. तो सबसे पहली जो सैलरी क्लास का है वो ये है कि आप अपना कोई ऐसा काम धंधा ढूंढें, कोई ऐसा जॉब ढूंढें, कोई ऐसी स्किल बनाएं जिसमें आपकी जो नौकरी है वो किसी एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी में लगे. राइट. सो आप फॉर एग्जांपल सेल्स का काम करते हैं, तो आप देखेंगे क्या आप वही सेल्स का काम डिजिटल पे बैठ के आप बैरून मुल्क के क्लाइंट्स के साथ कर सकते हैं जो कि आपका सॉफ्टवेयर फोकस्ड हो. तो फिर आप किसी आईटी कंपनी में जाके सेल्स का काम कर लें, तो आपको कंपेयर टू यहाँ पर अगर आपको 1-1.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो पोटेंशियली आईटी कंपनी में 2-2.5-3 लाख रुपया मिल सकता है, बिकॉज उनके पास मार्जिन ज्यादा है. दैट्स अ हाई परफॉर्मिंग इंडस्ट्री नाउ. हैविंग सेड दैट, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो वो जाहिर है उन्होंने बहुत ही स्टूपिड किस्म की पॉलिसीज लेकर आए हैं इस साल, जो टैक्स कर दिया उन्होंने. और मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली ये लगता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला तो है कि स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनको कोई प्लान श्लान उनके पास है कोई नहीं ऐसा. और अभी ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है और एक फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको फिक्स कर सकते हैं, ना ही ये कोई रिलीफ दे सकते हैं. इनको एक्चुअल में तो रिलीफ देने का वाहिद तरीका ये है कि आप रिटेलर्स को और आप एक्चुअल जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको टैक्स करें. और इनफैक्ट उनको जब आप टैक्स करना शुरू करेंगे तो इतना आप टैक्स गैदर कर सकते हैं कि आपको ओवरऑल टैक्स ब्रैकेट जो है ना, जो आपका 17-18% का सेल्स टैक्स है और बाकी चीज़ें, वो आप कम कर सकते हैं. लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका सपोर्ट बेस सारी की सारी वहां से आती है. ऑलरेडी इकोनॉमी के हालात खराब है. गवर्नमेंट्स जो है वो टैक्स इकट्ठा करती थी इंपोर्ट्स के ऊपर, इसी वजह से वो इंपोर्ट्स को इनकरेज करते थे, क्योंकि इंपोर्ट से जो है ना, बस वो सबसे आसान तरीका था टैक्स कलेक्ट करने का कि यार इंपोर्ट्स पे चीजें आई, उनको आपने कस्टम ड्यूटी वगैरह की मद में आपने निकाल लिया, और निकाल के आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया. इंडिविजुअली लोगों के पीछे जा जाके उनसे टैक्स निकालना वो बड़ी ख्वारी कंसिडर होती थी उनके लिए. तो अब जो है वो वहां से भी टैक्स नहीं आ रहा, रिटेलर्स को भी टैक्स नहीं कर पा रहे, ओवरऑल भी टैक्स कलेक्शन इनकी फारग है. जाहिर है इन्होंने अपनी एक सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी बनानी है. तो पंजाब में ऑलरेडी हमें पता है कि जी तीनों बाकी प्रोविंस केपी, सिंध और बलूचिस्तान ने सरप्लस दिखाया है जो आईएमएफ की डिमांड थी. पंजाब ने एक्चुअली डिफिसिट दिखाया है, तो उन्होंने तो उनके पैसा खर्च करना शुरू किया हुआ है. जाहिर है वो जब खर्चे कर रहे हैं तो उन्होंने पैसे तो कहीं ना कहीं से निकालने हैं, और वो चूंकि अपने रेगुलर सपोर्ट बेस से नहीं निकाल सकते, तो आखिर में जो आपकी ये जॉब पेशा क्लास है उसी से निकालेंगे. तो जब तक ये गवर्नमेंट है, आई एम नॉट श्योर कि दे विल टेक एनी लेजिटिमेट स्टेप्स. बट ये है कि आप खुद ये स्टेप्स जरूर ले सकते हैं. अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कौन सी जॉब कर रहे हैं या किस फील्ड में है, क्या सीन है, बट कोई ऐसी स्किल लें जिसमें आप बैठ के बाहर किसी के लिए काम कर सकते हैं, तो आप वो फ्रीलांसिंग में आ जाएगा या रिमोट जॉब में. फ्रीलांसिंग में नहीं होगा, रिमोट जॉब के जुमरे में आ जाएगा. मैंने कल ही किसी को देखा कि कंपनी है वो हेल्प करती है अकाउंटेंट्स और बहुत सारे इस तरह के नॉन टेक रोल्स में बाहर की कंपनी से कनेक्ट करती है आपको. तो फॉर एग्जांपल इवन अकाउंटिंग है. अब अकाउंटिंग जो है अगर बाहर भी रिक्वायरमेंट है, वो 60-70 हज़ार डॉलर की नौकरी तो है ना, मतलब चलो टेक वाला तो बड़ा ज़्यादा पैसे लेता है, बट अकाउंटिंग का काम हो गया या बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट, दिस दैट, जो आपके स्टैंडर्ड बहुत सारे रोल्स होते हैं, उस पे इस वक्त अमेरिका में या यूरोप के अंदर वहाँ पे बड़े एक्सपेंसिव ये रोल्स हैं. तो उसमें अगर आप उसकी प्राइस को हाफ ले आते हैं, 1/3 ले आते हैं, 1.5-2 हज़ार डॉलर पे भी ले आते हैं, लेट्स से कि वो 6 हज़ार डॉलर की नौकरी है अमेरिका में, तो उस पे एक रियल बिजनेस केस कंपनी के लिए भी है, और आप भी जो है वो घर से बैठ के काम कर सकते हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल, एचआर में लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के बाहरी कंपनी के लिए. तो आप नौकरियां डॉलराइज ढूंढें, बाहर कंपनीज में ढूंढें, या फिर आप एक्सपोर्ट कंपनीज में जाएं और उनको देखें कि आप किस तरह से हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं. वहाँ पे क्योंकि उनकी ग्रोथ तेज होगी तो उसमें आप भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे. खैर, इससे पिछली वीडियो जो हमारी थी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, कमेंट आया, गिव योर डिटेल्ड एनालिसिस इन दीस चेंजिंग टाइम्स, व्हाट शुड अ पाकिस्तानी यंग पर्सन डू, लाइक व्हाट की डिसीजंस टू मेक, इमिग्रेशन और नॉट, इफ यस देन वेयर एंड व्हाई. बड़ा ही अच्छा सवाल है. मैं खुद बड़ा इसके बारे में सोचा है. पाकिस्तान में जब था तो मैं अपना जब सोच रहा था कि यार निकलते हैं कुछ देखते हैं, तब भी क्वेश्चन था. जब अब यहाँ पर आ गए हैं दुबई में, तो आप सोच रहे हैं कि आगे किधर जाएं, क्योंकि दुबई में तो ज़ाहिर लॉन्ग टर्म बंदा नहीं रुक सकता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सच्ची बात है कि अफोर्ड नहीं हो रहा अब, और महंगाई जो है वो बढ़ती से बढ़ती जा रही है. तो ये मैं खुद भी सोच रहा हूँ. सो दिस आंसर विल बी अ लॉट ऑफ माय ओन अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च. आई एम नॉट श्योर कि आपकी क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये चीज़ें टेलर मेड होती हैं डिपेंडिंग ऑन के एक इंडिविजुअल का क्या पोर्टफोलियो है, क्या रिक्वायरमेंट है. बट सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. क्या इमिग्रेट करना चाहिए? मैं 110% बोलूँगा
कि एनीवन इन पाकिस्तान जिसके पास इस्तिताअत है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को अभी टाइम लगेगा, तकरीबन मेरे हिसाब से 2-2.5 साल लगेंगे मजीद बिफोर जो है ना हम ट्रूली कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी बहाल हो जाएगी और उसके बाद फिर पोटेंशियली हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मैं डेफिनेटली बहुत बड़ा बिलीवर हूँ लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का, और मुझे लगता है कि मैक्रो सेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंसेन पोटेंशियल है और एज पाकिस्तानीज हम उससे वन वे और द अदर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात आती है तो उसके अंदर अगर आप बाहर जा सकते हैं तो वो आपके लिए भी बेहतर है, वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। और ये सिर्फ मतलब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, अगर आप फिलीपींस देखें, इंडिया देखें, तो वहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल इकोनॉमीज़ हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन हर साल वहाँ से बहुत सारा बंदा बाहर जाता है और सिर्फ वैसे ही नहीं जाता कि यार हालात ख़राब है इस वजह से हम जा रहे हैं, बल्कि उनके अंदर प्रॉपर इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं जिसमें लोगों को एक्चुअली सपोर्ट किया जाता है और वो फिर बाहर जाते हैं और बाहर से जाके इवेंचुअली पैसे वापस भेजते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त खासकर अगर इस साल की बात की जाए तो उसमें चलने में एक मेजर रीजन जो है वो रेमिटेंस का एक मेजर हाथ है, जिसमें तकरीबन कोई 36-38 बिलियन डॉलर्स एक्सपेक्टेड है कि इस साल पाकिस्तान में आएगा थ्रू ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि यार तू पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, तू पाकिस्तान को जो है ना रिजेक्ट करके जा रहा है, तो बिल्कुल आपने उसकी बात नहीं सुननी। आप पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई कबाहत की बात नहीं है कि आप जो है वो जाएं और जाके अपना फॉर बेटर लाइफ, फॉर मोर ग्रोथ, फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आप जाके दुनिया में कहीं भी इमिग्रेट करें। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जी 100% इमिग्रेट करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि उसमें शॉर्ट टर्म के अंदर फास्टर राउट जो है वो ज़ाहिर है दुबई का होता है, मिडल ईस्ट का होता है, के अंदर आपको यहाँ पर आके आजकल तो खैर वीज़ों के थोड़े प्रॉब्लम हुए हैं लेकिन वो फिक्स हो जाएंगे, वो महीने 2 महीने की गेम है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली जॉब शॉब आसानी से मिल जाएगी, आपके लिए निकलना कंपैरेटिवली आसान होता है। और दुबई की इकॉनमी थोड़ी सी आजकल ज़रा डाउन हुई भी है, लेकिन रियाद में मुझे पता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा काम है। तो फॉर अ लॉट ऑफ यंग पीपल अगर तो उनको इस वक्त बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है कि हमने बाहर जाके क्या करना है, तो दे कैन ऑलवेज स्टार्ट बाय सेविंग सम मनी, टेकिंग अ ट्रिप डाउन टू लेट्स से रियाद और दोहा और दुबई। वहाँ पे कोई जान पहचान का बंदा है, उससे मिलें, उससे पूछें यार इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ पे काम धंधा कैसा है, जो आपकी इंडस्ट्री है या जो आपका मेजर है जिसमें आपने पढ़ाई की हुई है या आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करें एंड देन सी इफ़ यू कैन गेट अ जॉब। इट्स अ ग्रेट गेटवे कि यार आप पाकिस्तान से पहले निकलो, वहाँ की खप, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की नॉइज़ से अपने आप को दूर करो और यहाँ पर आके 1-2 साल नौकरी शौकरी करके थोड़ा सा सुकून करके दुनिया को समझें कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपने पाकिस्तान से निकलने का तहिया कर ही लिया है तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप जाएँ और जाके कहीं नेशनैलिटी वगैरह लें, पासपोर्ट लें, ताकि आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटल हो सकें। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बहुत अरसा बाहर रहेंगे, अगर 2-3 साल के लिए आपने निकलना है, जिस तरह मैं जब इनिशियली निकला था ना, मैंने उस टाइम के ऊपर एक बेसिक सा डेटा एनालिसिस किया था और मुझे जो उसमें नज़र आ रहा था वो ये था कि जी 3 साल का डाउन टर्न आना है। तो मैंने इनिशियल अपना प्लान ये किया था कि मैं 2027 दिसंबर तक पाकिस्तान से बाहर रहूँगा और मैं दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा, मैं जो है वो अपने आप को ग्लोबलाइज करूँगा, मैं जाके दुनिया की डिफरेंट लोगों से सीखूंगा, समझूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस सेंस में शॉर्ट टर्म दुबई आ जाएं, आप मिडल ईस्ट आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आके जाहिर है कि आपको एक कंफर्ट, एक सेफ्टी का एहसास होता है और फिर उसके बाद आपको होता है कि यार मैं क्यों पाकिस्तान में बैठा हूँ। लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैंने तो किसी को कुछ नहीं देना ना, मैं कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ या मैं कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं एक प्राइवेट सिटीजन हूँ। आई डू नॉट ओ एनीथिंग टू एनीवन। मैंने अगर कंटेंट बनाना है तो वो मैं दुनिया में कहीं से भी बैठ के बना सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल, एज अ मैन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी फैमिली सेफ एंड सिक्योर हो, हवा साफ हो, कि बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो सके। तो लॉन्ग टर्म में मेरे मूड थोड़े शिफ्ट हुए और मैंने सोचा कि यार अब कोई पासपोर्ट वगैरह कहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि दुबई में मसला ये है कि आप इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, आप खासकर अगर आप खुद आए हुए ना, अगर आपके आप नौकरी शौकरी लग जाती है तो फिर तो आसान होता है, लेकिन अगर आप खुद आए हुए तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपके बहुत सारे और खर्चे वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर आप सोचते हो यार ये मैं खर्चे भी कर रहा हूँ और मतलब मुझे इसके बस मिल क्या रहा है। रेंट्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर कि हमारी तो उसी में ही हालत टाइट हो जाती है। तो अगर तो मुझे ये खर्चे करने ही हैं तो इज़न इट बेटर कि मैं जाऊँ और जाके लेट्स से यूरोप में कहीं पे पुर्तगाल या इंग्लैंड या इवन तुर्की जो है वो, आप वहाँ पे एक सर्टन उसके राउट्स हैं कि आप सर्टन टाइम तक रहें तो आपको इवेंचुअली पासपोर्ट मिल जाता है। तो वो आप पोटेंशली परस्यू कर सकते हैं। इमिग्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, आई मीन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो जापान, जर्मनी, यहाँ पर मुझे पता है कि अगले 5-8 साल के अंदर गवर्नमेंट्स ने बोला हुआ है कि हमें बहुत सारे लोग चाहिए और उसके लिए सिर्फ ज़ाहिर एक रिक्वायरमेंट है कि लैंग्वेज होना लाजमी है। पाकिस्तान में एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जो है ना वो एक तो अपने आप को हमने कुएं में और दड़बे में बंद करके रख लिया और हमने दुनिया को देखने की कोशिश ही नहीं की और अपने ही मसलों में फंसे रहते हैं, दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बट इवन मोर देन दैट अजीब सा एक नेशनलिज्म आ गया रिसेंटली कि यार अंग्रेजी नहीं बोलनी तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, उर्दू बस सब उर्दू बोलें और कुछ आगे ना जाए। उर्दू बोलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उर्दू बोलनी चाहिए, लेकिन ये कि दुनिया भर में आप जाते हैं ना तो हर नेशनैलिटी 3-4 लैंग्वेजेस बोल रही है। मसलन अगर आप ईस्टर्न यूरोप जाते हैं तो वो लोग जो है वो रशियन लैंग्वेजेस भी बोल रहे हैं, प्लस वो अपनी जो वेस्टर्न यूरोप है उनकी लैंग्वेजेस भी बोल रहे हैं। तो वो बड़े आराम से
आपस में EU के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, डिफरेंट नेशनलिटी से मिलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं। माराकेश या मोरक्को के लोग जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग मुझे लगे। जब भी मैं उनसे मिला, अरबी भी आती है उनको, फ्रेंच भी आती है, क्योंकि उनका ये ना कि उनकी लोकल अरबी है, फ्रेंच आई थिंक ने उनको कॉलोनाइज किया हुआ था, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उनको 3-4 लैंग्वेजेस और आती हैं। हर मोरक्को वाले बंदे ने कोई रशियन सीखी हुई थी, चाइनीज सीखी हुई थी, ये सीखा हुआ था, वो सीखा हुआ था, और इन लैंग्वेजेस की वजह से जो कम्युनिकेशन का उनको फायदा होता है ना, उसकी वजह से उनके लिए बहुत आसान हो जाता है दुनिया में इंटीग्रेट होना। पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तानी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लूज करते हैं इस वक्त। हर बंदा इंग्लिश स्पीकिंग, लेट्स से इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से आगे सोच ही नहीं रहा। हालांकि मेरे हिसाब से रशिया में भी अपॉर्चुनिटी है इमिग्रेट करने की। यूरोप भरा पड़ा है, बहुत सारी और डिफरेंट कंट्रीज हैं। चलो मैं मानता हूँ कि स्वीडन और ये नॉर्वे टाइप की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर अब इस वक्त जो है ना नेशनलिज्म का सेंटिमेंट ऐसा है कि शायद इमिग्रेशन बंद हो जाए। लेकिन जिस तरह जर्मनी की इकोनॉमी नहीं चलेगी, अगर वो लोग इस वक्त इमिग्रेंट्स नहीं लेंगे ना आने वाले वक्त के अंदर, तो उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो उन्होंने लेने ही लेने हैं। वहाँ पर आप जर्मन सीखें, जर्मन सीख के आप उनकी सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हों, आई थिंक आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से जापान है, अब जापान के अंदर एजिंग पॉपुलेशन है, बच्चे वो कर नहीं रहे हैं, उनको यंग लोग चाहिए, और वो यही है कि उनकी लैंग्वेज का सीन है। वो लोग आगे की लैंग्वेज कोई नहीं बोलते, इंग्लिश में नहीं करते, उनका जी जैपनीज लैंग्वेज है, वो बोलनी आपको लाजमी है। तो आप जैपनीज सीखें, और सीख के जब आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाएंगे, मतलब उसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना, कि लोग क्या करते हैं, लोग बैठे लिंक्डइन में जॉबों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लिंक्डइन की जॉबों में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बिकॉज आप पाकिस्तान से बैठे कर रहे हैं, इंडिया से बैठ के इंडियन कर रहा है, बाकी भी कंट्री से लोग कर रहे हैं, वो इतनी एप्लीकेशन जा रही हैं कि कोई भी नहीं रिप्लाई करेगा। इसका तरीका यही होता है कि आपने कोई राउट ढूंढना होता है जिसके तहत आप एक दफ़ा वहाँ पर घुस जाए, और घुस के आपने उनको दिखाना है कि यार मैं बाकी कैंडिडेट से बेहतर हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने जिस तरह बोला यंग पर्सन, राइट, सो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, आप चीज़ों को खेल सकते हैं। सो मैं अगर आपकी जगह आऊँगा, अगर जर्मनी या जापान में मुझे घुसना है, तो मैं क्या करूँगा कि यार मेरे पास अगर इतना हो जाए, घर वाले मेरा इतना बस कर दें, बेसिक्स जो है ना, जो एडमिशन का खर्चा, तो ये वो उसका मेरा खर्चा उठा दें, बाकी मैं वहाँ जाके फिगर आउट कर लूँगा। बट करूँगा ये कि मैं लैंग्वेज पहले फिगर आउट कर लूँगा पाकिस्तान से बैठ के, मैं किसी जगह पर एडमिशन लूँगा, बजाय इसके मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यार मुझे यहाँ से वो उठा के नौकरी पे बुलाएं और मैं कोई बड़ा किंग हूँ और मुझे जाना वो डायरेक्टली पहले दिन से पैसे देना शुरू करें। ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पे जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यार मैं वाकई तुम्हारे माशरे में भी रह सकता हूँ, और मैं वाकई वो जानता हूँ जो कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि यार आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी से वहाँ से मास्टर्स करें, जिस भी इंडस्ट्री में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, और साथ आप लैंग्वेज को चैंपियन कर लें। और वंस यू नो गो फॉर योर मास्टर्स, तो आपको एक तो वो माशरा भी समझ आ जाएगा, वहाँ की इकोनॉमी, इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, वो सारे समझ आ जाएंगे। तो साल 2 साल बाद जब भी आप, डिपेंडिंग ऑन के मास्टर्स कितना लंबा है, तो जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपके लिए इंटीग्रेट होना बहुत ही आसान होगा और लॉन्ग टर्म पे कोई इशू नहीं होगा। तो एनीवेज इसको मैं लपेटता हूँ कि मुझे पर्सनली लगता है कि यार जो बंदा निकल सकता है ना, उसको निकलना चाहिए। बस फ़र्क ये है कि पाकिस्तान से नाला हो के ना निकलें। पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कह लें, हालात बेहतर होंगे। आप डिप्रेस हैं, सारा कुछ है, अभी ठीक है, डिप्रेशन अपनी रखें और वारंटेड है, लेजिटिमेट रीजंस हैं, लेकिन ये कि दिल हल्का ना करें। वक्त बदलेगा और इवेंचुअली आप ही का मुल्क है। आप जो भी हो जाए ना, आप, मैं लेट्स से मैं यूरोप चला जाता हूँ, मैं यूके का पासपोर्ट ले लेता हूँ, तो मैं एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँगा, मैं गोरा नहीं हो सकता। मुझे यूएई वाले पासपोर्ट दे देना तो मैं अमीराती नहीं हो सकता, मैं हूँगा तो एक पाकिस्तानी अमीराती हूँगा। तो यू नो इवन अमेरिका में जो अर्ली 1900s के अंदर जो लोग इमिग्रेट करके गए इटली से, आयरलैंड से, ये वो, तो वो लोग आज तक अपनी 3rd-4th जनरेशन हैं, वो अपने आप को आयरिश डिसेंट बनाते हैं, इटालियन डिसेंट बनाते हैं। तो वो एक आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। विच इज़ वाई यू नो जाएँ और एज एन एक्सटेंशन जाएँ, एज फॉर ग्रोथ जाएँ, नॉट एज अ डिसअपॉइंटमेंट जाएँ। ये मेरा एक बेसिक सा वो है कि यार पता नहीं क्यों ओवरसीज पाकिस्तानी इसको, पाकिस्तान वाले भी ठुंडा मार के बाहर निकालते हैं कि यार तू पाकिस्तान को जो है ना बिट्रे करके जा रहा है। क्यों बिट्रे करके जा रहा है भाई? उसकी मर्जी है, वो एक प्राइवेट सिटीजन है, उसकी वो उसका अपना राइट है कि वो जिधर जाना चाहे वो जाए, वो जो करना चाहे वो करे। अगर कोई उसका लीगल प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई डंकी पे नहीं जा रहा, वो कोई किसी का कत्ल करके नहीं जा रहा, तो उसकी मर्जी है वो जिधर जाए। आप क्यों आके उसको फालतू का एक मॉरल वो दे रहे हैं? बट नॉनदलेस दैट्स माय ओपिनियन ऑन दैट। अच्छा जी, फिर एक कमेंट आया है, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के इंटरेस्ट में होगा यूएसए का चाइना को छोड़ना। हो सकता है, पोटेंशियली हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ट्रंप जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा देता है, तो जाहिर है कि जो चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, और जब चाइना की एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी तो अगर पाकिस्तान में वो सेम चीज़ बन रही है तो फिर कंपेटिटिव एडवांटेज पाकिस्तान के पास होगी। ये याद रखिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान के पास नहीं होगी, बहुत सारी और कंट्रीज हैं जिनके पास ये कंपेटिटिव एडवांटेज एकदम से आ जाएगी। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को उसमें कम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली पीपल शुड वेरी सीरियसली लुक एट दिस एंड सी कि क्या पाकिस्तान के पास कोई अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पहले तो ये था ना, हम रोते रहते थे कि यार हमारी बिजली बड़ी महंगी है, हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक बहुत सीरियस अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें चाइना, जो कि इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है
कि उसका जो वर्क फ्लो है वो कॉपी कोई नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, उनके लिए चीज़ें बनाना इतना आसान है कि जिस प्राइस पे चाइना बेचता है ना, उस प्राइस के ऊपर कोई और कंट्री बना ही नहीं सकती अनलेस चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो सिर्फ जो लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो चाइना ने उठा के वियतनाम में लगा दी, तो वो कम्पीट कर रही है, या और कोई इंडस्ट्री है जो कि चाइनीज़ ही गए और उन्होंने जाके किसी और कंट्री के अंदर वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो वो एक्चुअली सक्सेसफुली कम्पीट कर पा रही है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक अपॉर्चुनिटी पोटेंशियली ये आएगी कि सीपेक में हमने बोला था कि यार हमारी इंडस्ट्री रिलोकेशन होगी, तो हो सकता है कि जब ये ट्रंप के टैरिफ्स लगें चाइना के ऊपर, तो आप फिर उस टाइम पे देखें कि चाइना से इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में लगना शुरू हो, जो कि चाइनीज ओन करते होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेगी, पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट करके वो अमेरिका भेज रही होगी, तो सडनली आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बढ़ सकती हैं। जाहिर है प्रॉफिट की मद में चाइना ले जाए बेशक पैसे, लेकिन अगर लेट से 100 रुपए का वो एक्सपोर्ट करेगा, उसमें से 80-90 रुपए की वो कॉस्ट है जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने की है, 10 रुपया वो चाइना लेके जा रहा है, तो वो 90 रुपया हमारे लिए 0 रुपीज़ था, अब वो 60-70 रुपए भी अगर वो आ रहा है और लोकल इंडस्ट्री में लग रहा है तनख्वाहों की मद में और लोकल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की मद में वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। एंड आई थिंक के पीपल आर नॉट टेकिंग दैट सीरियसली इनफ। आई थिंक जो सीपेक था ना, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी करना चाह रहा था डिटेल में, बट अगर मैं शॉर्ट समरी दे सकूं कि सीपेक वाज चाइनाज ग्रैंड प्लान, जो कि उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ था कि आने वाले वक्त में जो इस वक्त अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है और करने लगा है, वो चाइना ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर लिया हुआ था। उनको पता था कि यार ये साउथ चाइना सी के अंदर जो है ये हमारा ट्रेड चोक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ऑल्टरनेट राउट बनाया, पाकिस्तान के थ्रू भी बनाया, ऊपर उन्होंने लैंड के थ्रू यूरोप का ऑल्टरनेट रूट भी बनाया, और मल्टीपल उन्होंने फिगर आउट किए। दूसरा उनको ये पता था कि यार हमारी एक तो पॉपुलेशन एजेड हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास वर्किंग के जो प्रोडक्टिव लोग हैं वो शायद इतने ना रह जाएं। दूसरा ये कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़ाहिर एजुकेट वगैरह हो गई, एडवांस हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि यार अब वो एडवांस काम करना शुरू कर रहे हैं, और चाइना का एक बहुत मेजर फुटप्रिंट है इन एनीवेयर बिटवीन लो टू मीडियम वैल्यू गुड्स। तो उनको अगर उसके लिए वर्कर चाहिए तो या तो वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट करें और चाइना में लेकर आएँ, जो कि बड़ा डिफिकल्ट है, और ऑलरेडी ज़ाहिर है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उनकी, और उसमें अगर वो इमिग्रेशन करवा के लोगों को लेकर आएंगे तो वो जनरली बड़ा मुश्किल होगा। ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि यार आप जाएं और जाके अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट कर दें, जो आपकी लोअर वैल्यू इंडस्ट्री है वो आप जाएं और जाके लेट्स से पाकिस्तान, वियतनाम, बाकी जो और कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं, जहां पे यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर चाइनीज आए और आके इन्वेस्ट करके अपनी इंडस्ट्री लगाएं, और वो इंडस्ट्री इवेंचुअली ग्लोबल ट्रेड करे, चाहे वो यूरोप से करना है या अमेरिका से करना है। तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और इसको बहुत लोगों को क्लोजली देखना चाहिए, क्योंकि इट हैज, जिसे कहते हैं ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम इंप्लीकेशन है। और जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इस डेकेड के अंदर ऐसी ऐसी चेंजेस आएंगी जो कि हमारी तकदीर बदल सकती हैं, अगर हम उसके हिसाब से रेलेवेंट और राइट डिसीजंस ले लें। अच्छा जी, रियल एस्टेट वाली मैंने पॉडकास्ट की थी, जिसके अंदर वो पूरा हफ्ता था, उसमें रियल एस्टेट की 2-3 वीडियोस आई थी। मैं उसको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि फिर इवेंचुअली आई वांट टू गेट इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर जो ईमेल पे मुझे आए हुए थे। बट उसके ऊपर वो यही था कि लोगों ने आके बस ये बोला कि यार आप जो है ना, आप तो पूरी जिंदगी बोलते थे कि रियल एस्टेट पॉन्जी है, और आपको बस अब रियल एस्टेट वालों ने पैसा दिया है और आप जो है जी उस पर आ गए। उसका बस मैं यही रिस्पॉन्ड करूंगा कि जो आपकी रियल एस्टेट जिसके खिलाफ मैं था वो अनप्रोडक्टिव रियल एस्टेट थी। जस्ट बिकॉज मैं अनप्रोडक्टिव रियल एस्टेट के खिलाफ था डज नॉट मीन कि पूरी इंडस्ट्री ही फारग है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ढूंढी जा सकती है। जैसा कि मैंने पिछले एक कमेंट का जवाब दिया कि इट्स नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम, लेकिन ये कि एज अ स्टैंड अलोन जाहिर है लोगों ने रहना है, एक यूथ पॉपुलेशन है, उसने इवेंचुअली अपनी हाउसिंग की नीड्स को पूरा करना है, एक ग्रोइंग एजुकेटेड पॉपुलेशन है जिसकी डिजाइन सेंस फर्क है, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में डेफिनेटली जो रियल एस्टेट है, जो यानी कि घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट है, उसकी डिमांड बढ़ेगी और वो चलती रहेगी। और उसके अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो इस सोच के साथ करना है कि मैं एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इस सोच से नहीं करना कि यार बस मैं कोई प्लॉट फाइल खरीदूं और मैं जो है ना उससे डबल कर लूं पैसा और 50-70-80% कमा लूं। ऐसे ही आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें ओवर द 10 ईयर पीरियड आपका 15-20% रिस्क फ्री आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आती रहे और आपके इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी हो और सारा कुछ हो। तो अगेन थोड़ा सा मैं चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ जाती है जो थोड़ा सा दुनिया भर को देखते हैं, जिनका एक्सपोजर है। मेजॉरिटी पाकिस्तान अभी इतनी बेसिक्स पे बैठा हुआ है कि मैं क्या बात कर रहा होता हूँ, वो मुझे किन बातों पे आके पकड़ते हैं कि फिर मुझे होता है यार मैं ब्रेक डाउन करके इनको समझाना शुरू करूं, क्या करूं। मतलब मुझे बुरा भी लगता है कि यार उनको किसी ने बताया नहीं, कोई उनको अगर समझा दे तो उनको मेरी बात बहुत इजीली समझ आ जाएगी। मतलब मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा होता, सिर्फ इस वजह से मुझे आधी चीज़ों पे क्रिटिक मिल रहा होता है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ और वो अभी बिल्कुल फंडामेंटल्स पे बैठे हुए हैं। तो आई डोंट नो, आई मीन दैट डज ब्रिंग मी डाउन क्वाइट अ लॉट
कि मैं फिर सोचता हूँ कि मैं ब्रेक डाउन करूँ, लेकिन फिर अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, मैंने पिछले दिनों 2-3 वीडियोस की जिसमें मैंने बहुत ही फंडामेंटल लेयर पे आके समझाना शुरू किया। आईटी की वीडियोस थी कि यार सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये होता है, वो होता है। अब उस पे जैसी मैंने वो बनाई तो लोगों ने आके मुझे बोलना शुरू कर दिया, यार क्या तुम क्लिक बेट ये क्या बना रहे हो। आई डोंट नो, शायद आप सबको खुश नहीं रख सकते, क्या सीन है, बट नॉनदलेस खैर यहाँ पर ये रियल एस्टेट वाली जो है मोस्टली सिमिलर कमेंट्स थे अबाउट माय ओन प्रीवियस स्टांस, तो उसको मैं क्लियर कर दूं कि रियल एस्टेट, प्रोडक्टिव अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग वाली चीज़ें जो हैं आई एम ऑल फॉर इट। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने अपने ईमेल एड्रेस दिया था, यहाँ पर मैं कहीं पे डाल भी दूंगा hello@muzammilhassan.com, उसके ऊपर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। बट मैंने लोगों से कहा था तो मुझे उसमें 3-4 सवाल आए, तो वो हम सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, आई एम मरियम, अ हाउसवाइफ एंड अ मदर ऑफ 2, currently living with my husband in Egypt. I'm a regular listener of your TBT podcast from the last 2 years and I've been watching some of your recent Dil Ki Baat videos. You're doing a phenomenal job. Thank you so much. Both my husband and I love your content. Coming to my question, you're well aware of the ongoing genocide in Gaza by the Israeli army with over 44,000 reported deaths, while the world continues to turn a blind eye towards Palestinians. First, could you clarify your thoughts? Do you think a two-state solution is the only practical option right now? If not, what alternative approach could work? You must be well aware that a full-scale war is something no Muslim nation would realistically consider with Israel. What do you think is the best path forward to resolve this issue? And as Pakistanis, what can we do on an individual level apart from social media awareness? I think, so practicality wise, so I would not say that a two-state solution is an option right now. I think definitely, I mean, everybody wants a two-state solution. मुझे जो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, again, that's just my opinion based on my read of the current situation. Donald Trump is going to be pushing for a solution. कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना है। अब आपने देखा है कि सीरिया के अंदर ऑलरेडी एक नया ऑफेंसिव शुरू हो गया है, जो बशार अल असद है उसको हटाने लगे हैं, प्रॉब्ली आज रात कल तक वो हट जाएंगे। नज़र आ रहे हैं ख़बरों से कि जी बहुत ही एक के बाद एक वहाँ पे शहर जो है वो गिर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो रेबल्स हैं जो कि अलकायदा के लोग थे, जो कि एकदम से जो है ना आजकल कॉन्सेंट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और तमाम जो आउटलेट्स हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और ये और वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि जी ये रेबल है जो कि पहले टेररिस्ट था लेकिन अब वो मॉडरेट है, और अब वो जो है ना वो इंक्लूसिव है, और वो असाद के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ रहा है। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि जी अब उनको कहीं ना कहीं लोगों में ये एक्सेप्टेबिलिटी डालनी है, बिकॉज ये वही आइसिस या अल नसरा फ्रंट के लोग थे जो जिनके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल्स आते थे और सारा कुछ होता था। तो जाहिर है कि वो कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त अगले 1-1.5 महीने में ट्रंप के आने से पहले ये लोग इस वक्त अपने सारे पत्ते खेल रहे हैं टू मेक श्योर कि इसराइल का अपर हैंड हो इन नेगोशिएशंस। होगा यही कि अब कोई सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। दोनों जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस है और इसराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस है, अनफॉर्चुनेट एज इट मे बी, मुझे लगता है कि जो मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ हैं कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त कि वो पैलेस्टीनियंस को 2-स्टेट सोल्यूशन दिलाएं। तो एज लॉन्ग एज के उनको जो है वो बस कोई जब सीज़ फायर हो जाए और जी अच्छा जी ठीक है मार धाड़ ख़त्म हो गई और हम जो है जी फिर से इनको वापस गज़ा में या आगे पीछे कहीं पे सेटल कर देते हैं, उसी किस्म का कोई होम्योपैथिक से सोल्यूशन आएगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मेजर ऐसा कोई सोल्यूशन आएगा जो कि आप या मैं उससे सेटिस्फाई होंगे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का सोल्यूशन आएगा, और दिस वॉर इज़ गोइंग टू लीव अ बैड टेस्ट इन द माउथ ऑफ एवरीवन, जो हमारी जनरेशन है पर्टिकुलरली। जाहिर है लॉट ऑफ अस हैव सीन द वीडियोस, हैव बीन वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ, और हमें सही एहसास हुआ है कि हम कितने बड़े लूजर्स हैं, हमारी कितनी कम वैल्यू है। बट हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक जो लॉन्ग टर्म के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ₹1.5 कुछ नहीं पढ़ सकता। मिडल ईस्ट हैज़ बिन एन एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट। इनफैक्ट मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो हमने पढ़ी भी हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, वो यही थी कि वो एक किताब भी आई है बड़ी मशहूर रिसेंटली, जिसमें वो सारा बता रहे हैं कि जैसे ही जंग शुरू हुई तो उसके बाद जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो जब गया बाकी ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, तो ऑफ द रिकॉर्ड इन सब ने यही कहा, जितने भी ये रूलर्स थे, कि यार ये सॉर्ट आउट करवाएं, हम तो इसराइल से दोस्ती यारी करना चाह रहे थे, हम तो एक बड़ा दुनिया बनाने लगे थे, नए शहर बन रहे थे सऊदी अरब में, और बाकी भी सारी कंट्रीज जो है उनके विजन्स थे 2030 के 2040 के, तो दे डोंट रियली केयर। वो कोई मुस्लिम उम्मा वाला जो पाकिस्तानी सीन है वो अनफॉर्चुनेटली the wider Muslim world doesn't really adhere to that, and that is the truth. अब मैं इसको अगर वाइडर स्कोप में लेकर आऊँ तो इसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की एक लड़ाई है, और उसके अंदर जाहिर है कि चाइना और रशिया और जो ये दूसरी कंट्रीज हैं सस्टेन कर पाती हैं, तो दैट विल डेफिनेटली वीकन इजराइल्स ओवरऑल पोजीशन एज वेल एज अमेरिकाज ओवरऑल पोजीशन, और फिर उसमें आपके पास जो है ना वो बार्गेन करने की बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जब तक कि वो नहीं होता, जब तक कि अमेरिका इज दी सोल सुपर पावर, जो कि अब तक यही है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो डॉलर बैक्ड है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब तक
मुझे नहीं लगता कि आप इजराइल पैलेस्टाइन का कोई प्रॉपर लेजिटिमेट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो हाँ, जहाँ तक आपका ये है कि यार इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सपोर्ट सोशल मीडिया अवेयरनेस। मुझे पर्सनली लगता है उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे अपने बबल्स होते हैं और हम अपने बबल्स के अंदर ही शेयर करते रहते हैं, राइट। नॉर्मल आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, आपके पास 2, 250, 300 फॉलोअर्स होंगे, पाकिस्तानी हैं, वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, शायद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वो वही लोग जो हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, आप भी शेयर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे का वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उससे ऐसा कोई फायदा होता नहीं है। तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आई एम नॉट सेइंग नहीं करना चाहिए, बट आई ऑल्सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई एम नॉट श्योर उसका कितना फायदा है। जिस चीज़ का लेजिटिमेटली फायदा है वो ये है कि जो एक्शन, जो बॉयकॉट का एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप ऐसी कंपनीज को डिसइंसेंटिवाइज करें जो इजराइल के साथ बिजनेस करती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वन वे और द अदर आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को इस्तेमाल करें टू चेंज बिहेवियर। तो उसमें जाहिर है आपकी बॉयकॉट मूवमेंट है। सेपरेटली उसमें यह है कि जी आप जो काम धंधा कर रहे हैं, लाइक मैं पाकिस्तानियों को जनरली ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि यार आप ठीक है अमेरिका को देखते हैं, आप इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड की तो खैर इकॉनमी वैसी बड़ी ठप हुई हुई है, ओवरऑल यूरोप की बड़ी ठप हुई हुई है, बट अगर आपने बाहर देखना ही है तो आप बाकी जगह भी देखें, आप चाइना में देखें, आप रशिया में देखें, आप जो जो दूसरी दुनिया है ना, जो ऑल्टरनेट दुनिया है, जहाँ पर शायद लैंग्वेज फ़र्क हो, लेकिन वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, उन कंट्रीज़ में जाके काम करें, उन कंट्रीज़ को समझें और उनके साथ कनेक्ट हों और उनके साथ एक बिजनेस कोलैबोरेशन बिल्ड करें और जॉब्स की और बिजनेस की और ओवरऑल एक कनेक्टिविटी होती है वो बिल्ड करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द इंपीरियल वेस्ट, इफ यू माइट कॉल इट दैट, राइट। अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान आ जाएं, बट अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड, ज़ाहिर आप टैक्सेस भी देते हैं, आप वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स बिजनेसेस ऐसे आपने सपोर्ट करने हैं जो कि एट द एंड ऑफ द डे सस्टेन करते हैं उस अमेरिकन मिलिट्री माइट को और अमेरिकन पावर को, जो कि इवेंचुअली सस्टेन करती है इजराइल को एज अ सैटेलाइट एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकन पावर इन द मिडल ईस्ट। तो एक तो ये आप कर सकते हैं कि आप बॉयकॉट करें, जो कि डायरेक्टली आप कर सकते हैं, सुबह शाम आपकी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, आपकी बाइंग परचेजिंग डिसीजंस के अंदर आता है। और फिर वाइडर पर्सपेक्टिव में आप इस चीज़ को एक तो स्टडी करें कि यार इज इट जस्ट इजराइल पैलेस्टाइन राइट नाउ, या ये वाइडर स्कोप के अंदर जियोपॉलिटिकली एक बड़ा मसला है। उस मसले को समझें और फिर उस मसले में देखें कि यार आप क्या ऐसे मैक्रो डिसीजंस ले सकते हैं जिसमें यू एक्चुअली एंड अप बेनिफिटिंग द काउंटर साइड रादर देन द एक्चुअल इंपीरियल पावर। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं, या मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो नोइंगली तो बॉयकॉट भी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे शेयरिंग भी कर रहे हैं, बट वो अननोइंगली वो सिस्टम को और उस इंपीरियल पावर को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, अगर आप कह सकें, जो कि इन अ वे नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द वेज टू वीकन दिस एंड टू इवेंचुअली मेक श्योर कि एक प्रैक्टिकल चेंज लॉन्ग टर्म पे आ सके, वो ये है कि आप उस सिस्टम से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें जो सिस्टम एम्पावर करता है इस वक्त इजराइल और इजरायली स्टेट और उन सारे नोड्स को। बट नॉनदलेस इट इज़ अ टची टॉपिक बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड इनटू दिस, एंड इसके अंदर प्रैक्टिकल जो मैंने बातें की हैं, मैं जाहिर है ऑब्जेक्टिवली मैं जिस हद तक कर सकता था मैंने कर ली हैं, बट जाहिर है कि दिस इज़ मोर इमोशनल दैन प्रैक्टिकल, एंड फिर इसमें जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो फिर लोग थोड़ा माइंड भी कर जाते हैं। सो आई डू अंडरस्टैंड द इमोशनल implication and the human cost of the conflict, and it's just unfortunate, and I just feel like एक पूरी जनरेशन जो है वो पाकिस्तानी जनरेशन जो है वो PTSD में बड़ी हुई है। फ़लस्तीन और गज़ा की वजह से तो खैर दुनिया भर में इसकी एक ट्रॉमा है, बट आई ऑल्सो फील लाइक कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली एक तरफ आपके पास फ़लस्तीन गज़ा था, दूसरी तरफ आपके अंदर पाकिस्तान में 10 चीज़ें हो रही थी। जो ना ये जो मेरी जनरेशन है पर्टिकुलरली 30s वाली जो है मिलेनियल्स, जिन्होंने बड़ा डिफरेंट ग्रोइंग अप एक बड़ी डिफरेंट इमेजिनेशन थी कि हम 30s में होंगे, हम पता नहीं क्या कर रहे होंगे। बुझ से गए हैं सारे लोग, बुझ से गए हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या करें, सच्ची बात नहीं समझ आ रही। तो आई डू अंडरस्टैंड द हेल्पलेसनेस एंड आई फील फॉर यू एंड टू एनीवन आउट देयर जो कि इस परेशानी में है। माई थॉट्स गो विद यू बिकॉज मैं भी उसी परेशानी में ही हूँ। हाँ, आई एम नॉट श्योर व्हाट एल्स टू से अबाउट दिस। अगले सवाल में चलते हैं जी। हेलो मुजम्मिल, आई एम जुनैद, एन ओवरसीज पाकिस्तानी लिविंग इन मैनचेस्टर। आई एम डूइंग बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड वर्किंग पार्ट टाइम एज अ कैशियर एट IKEA. And I earn around £800 per month approximately. My university fees is £31,500 per year, and I can barely cover my expenses like travel and rent from my own earnings. I rely heavily on my family back home for tuition expenses and which makes me feel guilty for burdening them. You are someone I look up to as an older brother. Could you suggest any passive income ideas or ways I can become financially independent enough to cover my tuition fees and expenses on my own? Thank you. अच्छा जी जुनैद भाई, पहला तो ये कि आपने पैसिव इनकम की बात की है। मुझे नहीं मालूम कि पैसिव इनकम का कोई भी ऐसा तरीका है जिससे आप ये कवर कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम ये होती है कि यार आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें और फिर इन्वेस्ट करके आप लेट से रेंट की मद में आगे पीछे आप किसी तरीके से पैसे कमा सकें। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख पाउंड का कोई छोटा आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें, उसको किराए पे चढ़ा दें, तो आपको साल का लेट से 6,000 5,000 6,000 पाउंड मिल जाएगा, जो कि आपका एक पैसिव इनकम आ रही है, राइट। तो उसके लिए आपको एक सर्टन अमाउंट चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि आपके घर वाले कितने अमीर हैं, वरना आप जो है उनसे पैसे मंगवा करके वहाँ पे कोई अपार्टमेंट ले लें, कोई इस तरह की चीज़ें ले लें। लेकिन पैसिव का मतलब ये है कि जी आप कुछ
कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे और आपको इनकम आ रही है। बाकी आपने कहा कि जी आई कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इनफ टू कवर माई ट्यूशन फीस। अब इसमें जाहिर है कि आप पढ़ भी रहे हैं, साथ आप इस वक्त जो है वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं IKEA के अंदर। इन बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम है? क्योंकि ये तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपके पास पोटेंशियली फ्री टाइम है तो आप ऑनलाइन अपना लैपटॉप निकालें, लैपटॉप निकाल के आप देखें कि यार इंटरनेट के ऊपर 1000 डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर आप यूके के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहाँ की आपको मेरे से बहुत बेहतर पता होगा कि वहाँ पे इस वक्त जो इकोनॉमी है दैट्स नॉट द वेरी बेस्ट। एंड आने वाले वक्त में मजीद हम देख रहे हैं कि रिसेशन की तरफ शायद पोटेंशियली जाएगी। तो यूके के अंदर से तो पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है। 800 पाउंड आपको मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी आप बड़ा गुड सीन है कि आपके जो खर्चे मर्चे हैं वो एटलीस्ट सम वॉट उससे कवर हो सकते हैं। पर्सनली आई एम नॉट टू श्योर, आई वुड नॉट बी वेरी बुलिश ऑन द आइडिया कि यार 31,500 जो आपकी फीस है वो आप किसी तरीके से कवर कर सकते हैं। बाय द टाइम आप इतना ग्रो करेंगे ना कि जिसमें आपके पैसे इतने साल के बन जाएं कि आप 31,000 की फीस कवर कर सकें पाउंड्स में, तो आई थिंक उसमें 3-4 साल आपको लगेंगे। कोई भी चीज़ आप करेंगे ना आपको इतना टाइम लगेगा टू बिल्ड। तो ठीक है, आपका बड़ा नॉर्थ स्टार गोल है कि मैंने अच्छे पैसे कमाने हैं, लेकिन थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कुछ ऐसा भी कर लें जिसमें आप 500 से 1000 पाउंड एक्स्ट्रा कमा सकते हैं थ्रू योर लैपटॉप, तो वो आई थिंक इज अ मच मोर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। उसमें जाहिर है बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेसेस भी हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, तो ई कॉमर्स का और डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस कर सकते हैं। तो मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा। आई थिंक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं वो ये है कि आप ऑनलाइन जाएं और जाके रिमोट जॉब्स या रिमोट वर्क ढूंढें। वैसे फ्रीलांस में भी आप कर सकते हैं कि ऐसे राइटिंग, आर्टिकल्स, दिस दैट, फाइनेंस के आर्टिकल्स हो गए। तो आप क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि फाइनेंस रिलेटेड आप जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकें। इस पे ज़ाहिर लोग बड़ा डराते हैं कि यार अब तो चैट जीपीटी आ गया है तो अब तो जो है ना वो कंटेंट का काम खत्म हो गया, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज चैट जीपीटी बहुत ही ट्रैश काम बनाता है। मतलब मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, चैट जीपीटी कैन नॉट राइट माई स्क्रिप्ट, आई स्टिल नीड समवन, अ कंटेंट राइटर, जो कि मेरे लिए आके अपना दिमाग यूज करके जेन्युइन कोई थॉट, कोई नई थॉट, क्रिएटिव थॉट या ओरिजिनल थॉट लेकर आए। तो कंटेंट के अंदर आपको काम मिल सकता है। आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अराउंड अगर आपको स्किल बिल्ड कर सकते हैं तो आप दुनिया भर में किसी भी कंपनी के लिए आप जो है वो उसका कोई सर्विस देकर उसके अराउंड आहिस्ता आहिस्ता पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। बट फ्रीलांस का मसला ये होता है कि बहुत अनस्टेबल होता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और आपके पास फ्री घंटे हैं तो आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मार्केट में डिमांड क्या है और उसमें क्या स्किल चाहिए होती है टू एक्चुअली बी एबल टू डिलीवर द वर्क। बट आई थिंक आफ्टर कोविड रिमोट वर्क बहुत रेडिकली ग्रो किया है और उसकी एक अपॉर्चुनिटी और कंपनीज बहुत सीरियसली उसको लेना शुरू हो गई हैं। और चूंकि अमेरिका या किसी और कंट्री से अगर कोई रिमोटली हायर कर रहा है तो वो जनरली एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि यार हमें कंपैरेटिवली सस्ते में मिल जाएगा। पहला तो ये है कि आप यूके से बैठ के अगर किसी अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपका अगर कोई एज अ स्टूडेंट वीजा इंप्लीकेशन होगी कि आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते तो वो अप्लाई नहीं होगी। आप अगर यूके से बाहर कहीं पे भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना तो आप फुल टाइम भी काम करें, कोई मसला नहीं है, लीगली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें यही है कि आप रिमोट वर्क लेट से अगर अमेरिका में ढूंढते हैं या ऑस्ट्रेलिया में ढूंढते हैं, कहीं पे ढूंढते हैं, उस पर अगर वहां पे उनको लोकल एम्प्लॉई जो है वो 6-8-10,000 डॉलर का मिल रहा है तो आप पोटेंशियली लेट से 2,500-3,000 डॉलर के अंदर ऑफर कर सकते हैं। यार मैं यूके में बैठा हुआ हूँ और मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं आपके लिए यही काम जो है वो 2,000-2,500 डॉलर में कर दूंगा, जो कि एटलीस्ट ये है कि आपका रेंट और आपकी बेसिक्स कवर कर दे। बाकी यूनिवर्सिटी फीस रियलिस्टिकली आई थिंक इज नॉट पॉसिबल। बट ये एडवाइस चाहे पाकिस्तानी कोई पाकिस्तान में बैठा है या पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, देखें इवेंचुअली ना एक इकोनॉमिक स्ट्रेस आने वाला है। ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक स्ट्रेस आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन में आ जाएं कि यार अब तो मेरा कोई सीन ही नहीं है। आपको ये भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आनी चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेस का मतलब ये कंपनीज के लिए अब बंदों को रखना, एक्सपेंसिव बंदों को रखना मुश्किल हो जाएगा तो वो ले ऑफ करेंगे, लेकिन कंपनियों को काम तो करवाना है। तो अगर कंपनियों को काम करवाना है तो आपने स्मार्ट प्ले करना है। आपने देखना है कि आप कहां पे जाके किसी को ऑफर कर सकते हैं कि यार भाई वो जो तू काम करवा रहे हैं ना उसकी आधी कीमत में मैं तेरे लिए काम कर दूंगा। खासकर जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं उनको समझना ही है, उन्होंने देखना है कि यार कौन सा बंदा बाहर कौन सी जॉब कैसे कर रहा है और अगर वो जॉब लैपटॉप पे हो सकती है ना तो वो आप पाकिस्तान से भी बैठ के कर सकते हो। फर्क डेफिनेटली उसमें यही होगा, कहीं ना कहीं स्किल मिसिंग होगी आपकी। आप शायद कम्युनिकेट इतना अच्छा नहीं कर सकते, आपको शायद वो जो एक्चुअल काम है उसका जो इंडस्ट्री का जो डोमेन नॉलेज है वो शायद इतनी ना हो, तो वो आपने बिल्ड करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। चाहे वो आपको मुफ्त में काम करके, कहीं इंटर्नशिप्स करके, कहीं किसी के साथ शैडो करके, किसी के साथ आपने सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि यार मुझे भाई तू सिखा दे, मैं मुफ्त में काम कर लूंगा लेकिन मुझे बस सिखा दे एक दफा। क्योंकि वंस यू हैव द स्किल, एंड स्किल इज नॉट जस्ट द टेक्निकल स्किल बट द सोशल स्किल, द कम्युनिकेशन स्किल, द प्रोफेशनल एथिक्स की स्किल जो कि रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, वंस यू हैव दैट देन इट्स जस्ट अ बार्गेनिंग गेम कि यार आप यही स्किल के लिए 6,000 डॉलर दे रहे हो, मैं 3,000 में कर देता हूँ, मैं 4,000 में कर देता हूँ, मैं 2,000 में कर देता हूँ। जिस पे भी वो बंदा अगला जो है ना उसको आप लपेट सकें वो आप लपेट सकते हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड जो कि एक एक्सपेंसिव दुनिया है, वहां पे जो रहने वाले हैं वो ज्यादा पैसे मांगते हैं किसी भी जॉब के लिए, वहां पर अगर लोग ले ऑफ हो रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिमोट जॉब्स भी कम होंगी। इनफैक्ट मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि रिमोट जॉब्स एक्चुअली ज्यादा हो जाएंगी एज लॉन्ग एज वहां पर प्राइसिंग में वो खेल सकें। तो वो क्या करेंगे कि वो 4 लोग फायर करेंगे और वो 4 लोग रिमोटली हायर कर लेंगे और वो एक्चुअली कॉस्ट उनकी एक बंदे की आ रही होगी। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है एंड पीपल शुड डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लोर दैट।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3. हेलो, आई एम अहमद, 28, लिविंग इन लाहौर. आई वर्क एज अ ब्रांच मैनेजर एट यूनाइटेड बैंक. माई इशू इज द वन ऑलमोस्ट एवरी पाकिस्तानी मैन डील्स विद. बेटा, शादी कब कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अर्निंग वेल compared to my friends and family, but I feel there's so much more I want to achieve. Marriage for me feels like a limitation and I'm not ready for those responsibilities right now, or maybe even in the next 10 years. Marriage isn't something I'm considering. Honestly, it feels like a burden to me. Do you think people should get married just because of societal pressure, or only when they truly feel it's the right time? Personally, I don't want to carry the weight of a duty. I'm personally fine living as a bachelor. अच्छा, पहला आपका सवाल ये है कि जी, should people marry from societal pressure, or do you think they should marry when it's the right time? उसको तो मैं 100% कहूँगा जी, दे शुड ओनली मैरी व्हेन इट्स द राइट टाइम. दे शुड नेवर एवर 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 गिव इन टू द सोसाइटल प्रेशर, क्योंकि उसमें यही होगा कि जब आपका हार्ट नहीं होगा ना, ये बहुत सीरियस रिलेशनशिप्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में. आपने राइटफुली इसमें कहा कि उस पर ड्यूटी भी होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है. तो अगर आप सोसाइटी की वजह से करेंगे तो देन यू विल बी अ बैड हस्बैंड एंड यू विल बी अ बैड फादर. हैविंग सेड दैट, साथ ही आपने बोला जी, आई एम अर्निंग वेल, आई एम कंफर्टेबल, मैं सेटल हो चुका हूँ, लेकिन ना मैं अभी और ना मैं अगले 10 साल शादी के बारे में सोचना चाहता हूँ. एंड दैट पार्ट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू मी, बिकॉज व्हाट इज़ इट दैट यू वुड वांट टू अचीव जो कि आपको लगता है कि आपकी शादी आपको रोकेगी वो अचीव करने में. और पर्टिकुलरली इस वजह से बिकॉज सक्सेस, इसको मैं एक वीडियो भी करना चाह रहा था डिटेल में, कि हमारे माशरे के अंदर ना, और ओवरऑल दुनिया भर में हसल कल्चर और ये जो ऑनलाइन रेड पिल सिस्टम सारा का सारा आया हुआ है, उसने ना एक लोगों को उस पर लगा दिया है कि यार सक्सेस इज मनी एंड पावर एंड फेम एंड प्राइवेट जेट एंड लग्जरी कार, एंड जब तक मेरे पास वो नहीं होगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँगा. इवन पाकिस्तान में सिविक की गाड़ी होगी तो लड़की आएगी. अच्छा, ये होता है, मैं मानता हूँ कि देयर इज़ अ सर्टन क्राउड जो कि लंबी पतली खूबसूरत लड़कियाँ जो कि डॉक्टर होगी और घर पे बैठ के जो है ना वो बेहतरीन खाने बनाएगी और वो इंडियन फिल्मों की तरह वो एक परफेक्ट बहू होगी. और दूसरी तरफ ये लड़कों से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हमारी लड़की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है और वो सब कुछ करेगी जो आप कह रहे हैं कि यार पकोड़े समोसे और चाय बना के देगी. बट फिर लड़का जो है ना वो कोई बड़ा ही कोई महान आसमान से उतरा हुआ, उसने इतने पैसे कमाए हुए होंगे. लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में ये नहीं होता. और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. मेरा निकाह हुआ था व्हेन आई वाज 23, शादी हुई थी व्हेन आई वाज 27. मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त यार हैं, ऑल्दो उनका भी यही था कि उन्होंने बड़ी लेट शादियां की, यार वो अभी तो सेटल हो रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. जितने भी मेरे दोस्त यार हैं ना, मैं एक की भी एग्जांपल नहीं दे सकता जिसमें जो शादियां हुई हैं वो उस तरह की शादियां हैं जिस तरह की आप इमेजिन कर रहे हैं या जिस तरह का मुआशरा बताता रहा है. सारों की समझ लें, इसमें अरेंज मैरिजेस भी हैं, इसमें लव मैरिजेस भी हैं. सारों की शादियों में पार्टनरशिप्स बनी हैं जिसमें लड़का लड़की आए हैं साथ. मेरी जिस तरह हुई थी, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, मैं तो नौकरी भी नहीं शुरू की थी. चले, मैं तो स्पेशल केस अगर मैं आप कह लें, मेरे इर्द गिर्द जितने भी उनकी हुई हैं, कोई 50,000 की नौकरी में था, कोई 70,000 की नौकरी में था, कोई 1.5-2 लाख की नौकरी में था. और उसमें कोई सिविक वाले बॉयज़ नहीं थे, वो टेक की नौकरियां कर रहे थे. बीबीए के बाद जिस तरह की नौकरियां होती हैं उस तरह की काम कर रहे थे और वो ठीक थे, कंफर्टेबल थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोडक्टिव लोग थे. लेकिन उनके पास कोई लग्जरी नहीं थी दिखाने को. सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये था कि उनकी जब शादियां हुई तो उनकी जो जिन लड़कियों से शादियां हुई उनसे उन्होंने कम्युनिकेट किया, उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी लाइफ की प्लान शेयर किए, लाइफ के गोल्स शेयर किए. आज की तारीख में जितने भी ये कपल्स हैं, दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर दोज शेयर्ड ड्रीम्स, और वो उसके हिसाब से डील कर रहे हैं. वो ये नहीं कर रहे, उसमें ऐसे भी थे जिसमें शादी हुई और 9 महीने बाद बच्चा हो गया, जो कि मैं जनरली नहीं रेकमेंड करता. मैं कहता हूँ आप 28 साल के हो गए हैं ना, मेरे हिसाब से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू शुड बी फाइंडिंग समवन दैट यू कैन लिव योर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद टुगेदर. और वो जो आपका समवन है वो आपकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, वो आपका पार्टनर होना चाहिए. वो ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ के दुख दर्द खुशी हर चीज में आपका पार्टिसिपेंट हो, जो आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर हो, वो आपके साथ एक्चुअली बैठ के आपकी सारी प्लानिंग कर सके, बजाय इसके कि आप वो सारा कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से ना, इफ यू फाइंड द राइट person, you do not need to achieve all of these things that you hope to achieve, and even the things that you're hoping to achieve, हो सकता है आप शायद इस वजह से ना करना चाह रहे हो कि यार मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा बिकॉज मैंने तो अभी अपना अचीव ही नहीं किया, मेरे पास सिविक नहीं है, मेरे पास घर नहीं है. तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी लड़कियां आपको जो मार्केट में मिलेंगी जिनसे आप ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे. अगर आप रैंडमली अरेंज मैरिजेस के थ्रू रिश्ते करेंगे ना तो फिर सुपरफिशियल चीज़ों पे ही डिस्कशन होती है कि यार शक्ल कैसी है, पकोड़े कैसे हैं और कमाई कैसी है. लेकिन अगर आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंसान को समझेंगे और उसके साथ ये रियल को करेंगे कि यार व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस, हाउ कैन वी बिल्ड एन एम्पायर टुगेदर, तो यू विल फाइंड कि दे डू नॉट केयर अबाउट कि यार आप क्या अचीव किया हुआ, क्या अचीव नहीं किया हुआ. दे विल डेफिनेटली केयर मोर अबाउट योर विजन and they will care about what a future together might look like. And so जितना जल्दी आप ये करेंगे
उतना जल्दी आपको एक्चुअली टाइम मिलेगा कि आप 2, 3, 4 साल ले सकते हैं जिसमें आप एज अ कपल गोल्स भी अचीव करें, आप ट्रैवल भी करें, आप इंजॉय भी करें और फिर उसके बाद आप जाके बच्चा करें। क्योंकि ये याद रखिएगा, आज तो आपको सोशल मीडिया ये सिखा रहा है कि यार गाड़ी, घर, बंगला, प्राइवेट जेट, ट्रैवल, दिस दैट, ये सब जबरदस्त है और ये सक्सेस है। बट वेरी वेरी ऑनेस्टली, एज समवन हु हैज बीन पॉपुलर और फेमस and then not been so popular and famous and become respected and popular again, या पैसों की भी आप बात कर लें कि अप एंड डाउन सारे मेरे रहे हैं और सच्ची बात है, जो मेरी औकात थी, जो मेरा ख्याल था, उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे पैसे दिए हैं। आज अगर आप मुझसे पूछे ना कि व्हाट इज़ सक्सेस टू मी, तो मेरी सक्सेस एक ही है और वो सक्सेस ये है कि जब मैं अपने बच्चे के साथ बैठा होता हूँ या मैं उसको सुला रहा होता हूँ या मैं उसके साथ खेल रहा होता हूँ और मुझे वो नज़र आता है कि यार ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, जिसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रेस कर रहा हूँ, सेहतमंद है, खुश है, वो सक्सेस फील होती है। मैंने भी अपने 20s के अंदर आई वाज़ ऑल अबाउट स्टार्टअप बनाऊँगा, बिलियनेयर बनूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ऑल ऑफ दैट इज़ इर्रेलेवेंट और ये आप ओवर टाइम रियलाइज़ करेंगे, हमारी ज़िंदगी फ़नी है। वी आर गोना डाई इवेंचुअली एंड सो any of these vanity metrics like my net worth or what startup I've built, sure, you can do it and you should do it and you should be valuable in a society and you should create value in a society, but the only real legacy that you will leave in this world will be blood, will be your children and their children and so on and so forth. जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, that was a different life, and जब शादी हुई, that's where I realized कि oh, there's a whole new world out there that I didn't even know existed. और फिर इवन शादी के बाद ना, जब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ था, जिस दिन मेरा बच्चा हुआ है ना, उस दिन मेरी पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया। लिटरली मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया और मैं बड़ा सेल्फिश सा बंदा था और मैं बड़ा नार्सिसिस्टिक सा बंदा था और मैं बड़ा अपने बारे में सोचता था और लिटरली जिस दिन मेरा बच्चा हुआ है, उस दिन पूरी दुनिया उस बच्चे के अराउंड हो गई। जो भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, दिस इज़ माई लेगेसी एंड दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर। ये एक बड़ा फ़लसफ़ा भी है, ये एज ओल्ड कोई रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ प्रॉब्लम जो कि हज़ारों साल से लोग डील करते आ रहे हैं, बट उसमें हमेशा यही कंक्लूजन में लोग पहुंचे हैं कि अकेले आप लोनली हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको आपका ब्लड चाहिए है, जिसको जो कि आपका सबसे अल्टीमेट प्रोजेक्ट होगा बेसिकली, राइट? बिकॉज you can build things as startups or you can build things as hobbies, but to actually nurture and grow a human being and do it in a good way, in a way where they're a good representation of you and a good addition to the society, I think there is nothing better than that. तो जो मैरिज है वो आई फील लाइक कि जो कोर आपका पर्पस है लॉन्ग टर्म, उसके अंदर मैरिज शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जब आप ये कहते हैं ना कि 10 साल तक मैं शादी नहीं करना चाहता, तो मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज यू विल बी वेरी लोनली। आज आपकी एज मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, 28 साल का लड़का है, बट सर ये 3-4 साल की गेम है और 3-4 साल के बाद ना आप आहिस्ता आहिस्ता रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे और आप रातों को उतना लेट नहीं जाग सकेंगे और आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और फिर लोग आपको इतना सीरियसली नहीं देखा करेंगे और इतना एक्साइटेड नहीं होंगे और बस फिर आपका ये होगा, आप सुबह उठेंगे, नौकरी भी जाएंगे, काम करेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे 2 मिनट के लिए कि यार क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्या अगले 30 साल बस मैंने इसी तरीके से साइकिल में नौकरी पे जाना है? अच्छा, 20s में आपकी ना ग्रोथ भी बहुत क्विकली हो रही होती है। आप 30s में आते हैं तो लाइफ बिकम्स वेरी स्लो एंड इट्स वेरी स्लो एंड इंक्रीमेंटल, आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। तो जो एक्साइटमेंट होती है ना कि यार यूं करें और ये आइडिया और इसको ऐसे इंप्लीमेंट करें और ऐसे हो जाएगा, वो एक्साइटमेंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और फिर आपको जो खुशी मिलती है फिर वो इनवर्ड्स मिलती है, वो फैमिली से मिलती है, वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स ऑफ योर किड्स, योर फैमिली और योर कपल। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि रियली थिंक अबाउट व्हाट लाइफ मीन्स फॉर यू एंड रियली थिंक अबाउट व्हाई यू डोंट वांट टू गेट मैरिड। क्या आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक थी जिसकी वजह से आपको शायद शादी का कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है, जो कि एक जनरेशनल ट्रॉमा है? मे बी यू कैन ब्रेक दैट एंड यू कैन फाइंड समवन जो कि डिफरेंट रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड कर सके। क्या कोई और वजह है? आई वुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट कि व्हाट कंपेल्स यू फ्रॉम फाइंडिंग अ पार्टनर लॉन्ग टर्म में। तो हाँ, दैट्स माई थॉट ऑन दिस। Question number 4. Hello, I'm Hamid Ali, 21 years old, a Canadian citizen born and raised in Pakistan. My father was settled in Canada, and once we got citizenship, our whole family moved here. I'm assuming here is Murad, Pakistan. Now coming to the question, I was in grade 12 in my last semester and school was ending. At our final school party, I saw a girl in a red dress and instantly fell for her. I fell madly in love. We had our first conversation that day and over time we developed a strong bond. Eventually we realized we had feelings for each other. The issue is she is an Indian Hindu and I come from a conservative religious Muslim family. I also know that Islam doesn't permit marrying a Hindu girl unless she converts to Islam, which she isn't willing to do, nor can I ask her to. We've discussed parting ways, but we're still in love with each other. What would you suggest in this situation? Very honestly, I would suggest, बड़ा मैं ऑब्जेक्टिवली और हार्ट ब्रेकिंग तरीके से कहूँगा, but I would suggest कि पार्ट वेज
दिस स्टोरी डज नॉट एंड वेल। मैं अगर प्रोजेक्ट करूँ ना कि इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा, देखें देयर इज़ अ रीज़न वाई। एक तो इस्लामिक एलिमेंट है, वो तो है ही है, बट इस्लामिक एलिमेंट मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता ना। मुझे नहीं पता कि आप किस हद तक रिलीजियस हैं नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, और मैं कभी भी आके किसी को रिलीजियस उसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो। हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन होती है। इस पे ज़रूर कहूँगा कि अगेन यूर यंग, यूर 21 ईयर्स ओल्ड, एंड इस वक्त इट्स ऑल अबाउट द लव, इट्स ऑल अबाउट द इन्फैचुएशन एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द गर्ल इन द रेड ड्रेस। लॉन्ग टर्म में ना, आप अगले 6 8 10 साल के बाद, लेट्स अज्यूम समहाउ आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर देते हैं। फैमिली नहीं कन्विंस होती, मैं कहता हूँ आप भाग जाते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की बॉलीवुड लव स्टोरी होती है। मसला इसमें यही है कि ये 2 3 साल की तो आपकी एक इश्क मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान होगी, जिसमें जो पैशन होगा ना कि यार मैं पूरी दुनिया एक साइड पे, मैंने लड़ा के मैंने ये शादी कर ली, वो हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म के अंदर keep this in mind कि you are a Muslim and she is a Hindu. That's two philosophically very different tangents. एक तो होता है ना कि शिया सुन्नी हो गया विद इन इस्लाम, या क्रिश्चियन मुस्लिम हो गया, तो आपके जो इवन पीपल ऑफ द बुक हैं उनका बहुत सारा फलसफा जो है वो सिमिलर होता है, सो यू कैन कनेक्ट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। यहाँ पर फंडामेंटल डिफरेंस है, इट्स द रिलीजन्स आर जस्ट ऑन टू डिफरेंट पोल्स, एंड देन ऑब्वियसली उसी के साथ कल्चर भी आता है। तो इसमें एक तो हिंदू गर्ल एंड उसमें फिर एक इंडियन गर्ल, राइट? सो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। जिस तरह आपके केस में यूर अ पाकिस्तानी बॉय एंड अ मुस्लिम बॉय, तो इवन विद इन दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थीम्स। वैसे मैंने बहुत देखे हैं पाकिस्तान इंडिया कपल्स जिनकी शादियां हुई हैं, वो सक्सेसफुली रह रहे हैं और दे आर हैप्पी विद ईच अदर, बट जनरली वो यही होता है, वो मुस्लिम मुस्लिम होते हैं, सो इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, और पाकिस्तानी हिंदू, इंडियन हिंदू, तो एटलीस्ट देयर एबल टू कनेक्ट ऑन अ फिलोसॉफिकल लेवल। जो कल्चरल डिफरेंस है उसको वो कहते हैं कि ठीक है हम गुजार लेंगे। बट मेरे लिए जो रेड फ्लैग्स हैं इसके अंदर, वो एक तो ये हैं कि yes there is already a cultural difference इंडिया और पाकिस्तान का, then there is a philosophical difference हिंदू और मुस्लिम का, then you've lived in पाकिस्तान for the last 2 3 4 years, और my understanding is कि आप ये कनाडा में थे जब आपका ये इश्क हुआ, और फिर आप पाकिस्तान आ गए। आप चूंकि आप पाकिस्तान में ही सेटल्ड हैं, अगर आप बाहर होते ना, आप बाहर ही पढ़ रहे होते और बाहर ही आप जो है आपको इश्क होता, तो फिर भी समवॉट एक डिफरेंट सिचुएशन थी। लेकिन अब आपकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में सेटल्ड है, पाकिस्तान में आपकी बेस है, आप बाहर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यू कैन नॉट मेक दिस वर्क, लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सो लो कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होंगे, बहुत बड़ा गैम्बल ले रहे होंगे, और उस पे भी अज्यूमिंग दैट इट ऑल वर्क्स आउट, आप गए और जाके कनाडा मूव हो गए, दुनिया में और कहीं पे रह लिए। लॉन्ग टर्म के अंदर ना आपके बड़े मसाइल आएंगे कि बच्चों को क्या बनाना है, हिंदू बनाना है, मुसलमान बनाना है। और ये मैं अगेन, ये आपको आएगा, आप आज जितने भी डिस्कनेक्टेड है ना, आप यंग हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वट एवर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है यार, एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज अ ग्रेट पर्सन। नहीं, वो आज शी इज अ ग्रेट पर्सन, 10 12 साल बाद ना आपकी नीड्स एंड वांट्स बड़ी फर्क होंगी। जो मैं अभी पिछले सवाल में मैंने बोला कि आपका बच्चा होगा, आपका बच्चा आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आप चाहेंगे वो मुसलमान हो, आपकी बेगम चाहेंगी वो हिंदू हो, ना उसकी गलती है कि वो चाह रही है कि आप वो हिंदू बने, ना आपकी गलती है कि आप चाह रहे हैं कि वो मुसलमान बने, तो वो क्या बनेगा फिर बच्चा? और फिर वो कंफ्यूज्ड सा एक हाफ कुक्ड किस्म की चीज बनेगा, जो कि आई थिंक इज अनफेयर फॉर द चाइल्ड, कि उसको आप इतनी ज्यादा कंफ्यूजन दे रहे हैं, बाप पाकिस्तानी, माँ इंडियन, माँ हिंदू, बाप मुसलमान, क्या उसका बिलीफ हो क्या ना हो। इवन बियॉन्ड दैट ऑल्सो आई फील लाइक इवन पाकिस्तान में ना, आई हैव स्पोकन टू पीपल जो कि होता है ना, लोग कहते हैं पठान जो है वो पंजाबी में नहीं शादी करे, तो पंजाबी जो है वो सिंधी के साथ शादी ना करे, जो कि मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता। लेकिन आई विल टेल यू दैट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, जो कल्चरल क्रॉस कल्चरल होती हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, मुसलमान होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, तो पीपल लिव विद इट एंड दे एंजॉय इट एट सर्टेन पॉइंट्स, बट दे डू फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज कल्चरली पीपल आर इनहेरेंटली डिफरेंट, राइट? और ये कल्चरली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी छोटी चीजें होती हैं। अभी आप डेटिंग कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आपकी अयाशी हो रही है। वंस यू आर मैरिड, आपकी उसके बाद सुबह शाम की चीजें हैं, आपकी छोटी छोटी वैल्यू सिस्टम्स हैं, आप खाते क्या हैं, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से आप डील करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। एंड जितना ज्यादा वो डाइवर्जेंस होती है ना, उतना ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होता है इवेंचुअली टू डील विद देम। अगेन, आप अगर लोकली पाकिस्तान के अंदर आप बरादरी से बाहर शादी कर रहे हैं, आप एथनिसिटी से बाहर शादी कर रहे हैं, या आप इवन शिया सुन्नी वाली शादी कर रहे हैं, यू कैन मेक इट वर्क। मैं उसमें यही कहूंगा करें, कोई मसला नहीं है। जनरली इट डजंट मैटर, राइट, कि कोई शिया है, सुन्नी है, व्हाट डज इट मैटर, कोई पठान है, पंजाबी है, व्हाट डज इट मैटर। लेकिन यहाँ पर द सिचुएशन इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज अ रिलीजियस प्रॉब्लम, देयर इज अ नेशनल प्रॉब्लम, एंड सो बहुत लंबा हो गया है। आई वांटेड टू ड्राइव द पॉइंट होम। मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं एक फ्लैट ब्लैक एंड व्हाइट आपको आंसर दूं, फिर मुझे लोगों ने आके बोलना था, टप्पा लगा देना था, ये कंजर्वेटिव है या ये नेशनलिस्ट है या व्हाटएवर। सो आई वांटेड टू गिव कॉन्टेक्स्ट, बट आई थिंक पार्ट वेज, आई डू एम्पैथाइज विद द लव, but you're just 21, love will come again. Keep her as a good memory, as a good time that you've had. Don't part ways thinking that तबाही हो गई और सब खत्म हो गया. Part ways cherishing the memory that you built together, and
and hope that maybe in another life things might have been different. But you'll fall in love again. There is absolutely no questions asked. कोई मसला नहीं है. Trust me on that. You will fall in love again, and it will be beautiful and it will be great. Just let time to heal you from what you're going to go through after this, and just don't fall into a spiral, because way too many people, they fall in love and then it doesn't work out, and then फिर वो इस एज के अंदर ना particularly वो चरसों में लग जाते हैं, दो लग जाते हैं. अपनी जिंदगी तबाह ना करिएगा उसके ऊपर. Just try to be more emotionally intelligent in all of this. अगर मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, it's okay to go to a therapist, it's okay to talk about your feelings, because अपनी फैमिली के साथ तो नहीं कर सकते. तो just find someone, find help, and see if you can deal with these feelings and emotions that you're going to go through in the coming weeks. But good luck for this. It's gonna be tough. I understand. मेरे चैनल की प्राइमरी कामयाबी की वजह मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि आप लोग. और उसकी वजह यह है कि आप तमाम लोग, जो कम्युनिटी हमने यहाँ पे बनाई है, जो पिछले 4 साल से स्टार्टअप्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में कॉन्वर्सेशंस को सुन भी रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है. उसमें से बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं मेंटरशिप के लिए, डिस्कशंस के लिए, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्टार्टअप्स के बारे में. और या तो मैं बहुत दफ़ा अवेलेबल नहीं होता, या जब मैं होता भी था तो मैंने बड़ा एक एक्सपेंसिव किस्म का 1-on-1 सेशन पहले रखा हुआ था, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है. लेकिन अब मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बना लिया है जिससे हम रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकते हैं. मैंने रिसेंटली अपनी एक्सक्लूसिव लाइव कम्युनिटी लॉन्च की है, जिसमें वीकली में 3 घंटे के लिए लाइव आता हूं. तमाम कम्युनिटी मेंबर्स से हम डिस्कशंस करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. और साथ ही उसमें एक वाइड रेंज ऑफ पर्क्स अवेलेबल है, जो कि मैंने अपनी वेबसाइट में डिटेल में लिस्ट किए हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरा इनर सर्कल ज्वाइन करने में, जहां पे मैं अपनी सबसे रियल और ऑनेस्ट थॉट्स भी शेयर करता हूं, मेंटरशिप भी देता हूं, तमाम हालात और आने वाली दुनिया के बारे में डिस्कशंस भी हम करते हैं, तो नीचे दी गई हुई लिंक से आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. पहले 50 मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम एक्सक्लूसिव 40% ऑफ है. तो अपना डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप TBT40 का कोड यूज कर सकते हैं. एंड होपफुली आई विल टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन. Nonetheless, आइए वापस चलते हैं. Question number 5. Hello, Muzammil. I am Dawood, a proud father of 2 beautiful daughters currently living overseas in the US. Alhamdulillah, I have a good job and well settled here. However, I am deeply concerned about my children. As you know, the woke culture and LGBTQ narrative are very endorsed here, and my kids are being exposed to and systematically trained at such a young age to accept an ideology I do not agree with and want them to follow. My younger daughter has mentioned several times instances of men dressed as women visiting their school as part of activities for grooming or educating children. This has made me seriously worried about their upbringing and values. The thought of my children getting radicalized by this and doing all these things just disturbs me. I'm just considering moving to another place because of this. I've tried raising this issue with the school faculty along with other parents, but they refuse to listen and continue to impose these ideas on young minds. What would you advise in such a situation? I get the situation right now. और ये आपने बड़ा interesting use किया. You use the word radicalized because a lot of us जो educated पाकिस्तानीज थे ना, हमें प्रॉब्लम था राइट से, हमें रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से प्रॉब्लम था. और अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम अब बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड से एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जिसमें सर्टन आइडियोलॉजीज बीइंग शव्ड डाउन आवर थ्रोट. एंड अगर हम उसके खिलाफ क्वेश्चन भी करें ना, जिस तरह से बचपन में रिलीजन को क्वेश्चन करना होता था, प्रॉब्लम होता था, तो अगर हम उसको क्वेश्चन भी करें तो प्रॉब्लम आ जाती है. आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. थॉट तो यही होगी कि पहला तो ये कि सिचुएशनली आप क्या कर सकते हैं, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है. आई विल नॉट रिकमेंड. बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं जी अमेरिका छोड़ें, पाकिस्तान आ जाएं. सर अब पाकिस्तान ना आइएगा. पाकिस्तान में अब उसके अपने बड़े मसाइल हैं, क्योंकि आप अगर ये सोच के पाकिस्तान आ रहे हैं ना कि पाकिस्तान में मुझे बड़ा अच्छा माहौल मिलेगा, तो आप अमेरिका से आ रहे हैं. आपने अपने बच्चों को भेजना है प्राइवेट स्कूल. आपके प्राइवेट स्कूल के बच्चे सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन वो ऐसा जो वेस्टर्न बबल है ना, और ये जो सारे आपके बड़े स्कूल्स हैं, वो तो आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा. तो अभी तो आप अमेरिका में होते हैं, आपको एटलीस्ट ये होता है कि आप बच्चों को बोल देते हैं कि यार ये तुमसे डिफरेंट है, उसकी ये वैल्यूज़ हैं, इट्स ओके, बट हमारी ये वैल्यूज़ नहीं है. बच्चों को समझ आ जाते हैं. वो बच्चा पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में जाता है, उसके इर्द गिर्द बच्चे जो हैं वो चरसें कर रहे हैं, शराबें कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, तो वो कहते हैं यार ये तो मेरे जैसे लोग हैं, मुसलमान हैं, ये जब कर रहे हैं तो फिर तो शायद ये ओके होगा. तो पाकिस्तान मत आइएगा. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फिगर आउट अ सॉल्यूशन ओवर देयर. दूसरा ये है कि मेरा जनरल वो ये होगा, मैंने आई थॉट अबाउट दिस क्वाइट अ लॉट, कि अगर मेरे साथ ऐसे हो और मैं अगर लेट्स से अमेरिका चला जाता हूँ, मेरी फैमिली पूरी वहाँ पर होती है, या मैं यूरोप चला जाता हूँ पासपोर्ट के लिए, तो बच्चा मेरा अगर ही इज़ बीइंग एक्सपोज टू दिस तो क्या होगा. तो आई थिंक एक चीज़ तो मैं ये करूँगा, क्योंकि दुनिया अगर इस तरफ ज़्यादा जा रही है तो आई कैन नॉट लिव आउट ऑफ द वर्ल्ड. आई हैव टू लिव इन द सेम वर्ल्ड एंड आई हैव टू पार्टिसिपेट इन द सेम वर्ल्ड. तो मैं ये करूँगा कि मैं बच्चों से बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखूँगा अपनी, और मैं उनको बारहा ये समझाऊँगा कि इट इज़ ओके इफ़ अदर पीपल बिलीव दीज थिंग्स. आई कांट कंट्रोल व्हाट अदर पीपल्स बिलीव इन, बट ये हमारी वैल्यूज़ हैं. और वो कॉन्वर्जेशन नीड्स टू बी वेरी रैपिड एंड वेरी रेगुलर, एंड इट शुड बी सच के दे शुड फाइंड अ सेफ स्पेस विद इन मी, कि अगर वो कोई चीज़ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करें तो वो आके मेरे से बात कर सकें और मेरे से डिस्कस कर सकें विदाउट मी गेटिंग अपसेट और मी गेटिंग वरिड. और ये मैं इस वजह से पर्टिकुलरली कह रहा हूँ बिकॉज पेरेंट्स जब वो इस परेशानी में आ जाते हैं ना कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं,
तो वो फिर डिफेंसिव होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बच्चों पे ओवरली चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर देते हैं और वो बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ आपके बच्चों को जितना ज़्यादा आपसे ड्राइव अवे करेगी ना, कि आप कोशिश कर रहे होंगे कि अच्छा जी LGBTQ है तो मेरी बेटी क्या कर रही है या मेरा बेटा क्या कर रहा है, और आई मेक श्योर कि वो कंटेंट कैसा देख रहे हैं। और अगर वो उनके घर पे लेट्स से उसकी फ्रेंड आई हुई है स्टे करने, तो मैं उसको बोलूँ कि यार कमरा खोल के रखो, बिकॉज यू नो व्हाट इफ शी इज ऑल्सो डूइंग समथिंग विद माई चाइल्ड, राइट? सो एंड आई गेट दोज वरीज, लाइक देयर इन योर माइंड एंड you're thinking about them, but you have to learn to trust your child. You have to learn to have an open conversation with them, tell them your values and tell them that why it's right and wrong and the logic that you believe in, and then tell them that I trust you and I know that you will not do anything to break this trust, and I'm not going to impose anything on you. I will give you the freedom, right? सो पहली तो थॉट ये है कि आपने चाहे आप जो भी करें, जहाँ पे भी करें, अपने बच्चों के साथ एक ऑनेस्ट ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें। क्योंकि अगेन मैं बात मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका हूँ, जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स है ना, हमारे साथ पाकिस्तान में भी ग्रोइंग अप, द किड्स जो सबसे ज़्यादा तबाह हुए थे वो थे जिनके पेरेंट्स ने उनको कंट्रोल किया था, जिनके पेरेंट्स ने उनके एक एक स्टेप देखा था। क्योंकि उसमें बच्चा इनकेपेबल हो जाता है ऑफ मेकिंग अ रैशनल डिसीजन। वो बच्चा जो है ना, वो क्या करता है कि वो अपने पेरेंट्स के बलबूते पे चल रहा होता है। पेरेंट हर चीज़ येस एंड नो डिफाइन करेगा, और फिर जिस दिन बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो कॉलेज जाता है, वो इंडिपेंडेंटली डॉर्म्स में रहता है या जो भी, तब वो इनकेपेबल होता है राइट एंड रॉन्ग के दरमियान डिस्टिंग्विश करने में, क्योंकि उसके तो माँ बाप ने राइट एंड रॉन्ग बताया था हर दफा। और फिर वो अपने पीयर प्रेशर में आता है, क्योंकि दोस्त यार उसको कुछ भी बता के घुमा के ले जाते हैं। या वो क्या होता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि यार माँ बाप ने पूरी जिंदगी इतना सफोकेट किया कि फिर वो स्पाइरल में जाता है, और फिर वो हर वो पुट्टी हरकत करता है ट्राई करने के खाते में, जिससे उसके माँ बाप ने उसको रोका था, जस्ट बिकॉज वो रिबेलियन में होता है। तो ऑन द अदर हैंड, जब आप ट्रस्टेड रिलेशनशिप बनाएंगे, आप वो करेंगे, राइट एंड रॉन्ग का फलसफा उसको देंगे और कहेंगे कि यार अब तू डिसीजन ले कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो कल को आप हो या ना हो, वो बच्चा केपेबल होगा अपने डिसीजन लेने का। खैर, एक तो ये वाइडर स्कोप के अंदर आई वुड से कि पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, ही इज वेरी एंटी वोक, वो शायद इसको रिवर्स करे, तो वील सी कि वो किस हद तक रिवर्स करता है। और वो बात तो कर रहा है कि स्कूल्स के अंदर जो ये LGBTQ एंड वोक का जो रेडिकलाइजेशन हो रही है उसके खिलाफ वो चीज़ें करेगा। बट हो सकता है कि जाहिर है वो फेडरल लेवल पे जितना कर सकता है वो करेगा। स्टेट्स विद इन स्टेट्स, अब कैलिफोर्निया है या सियाटल है, वॉशिंगटन स्टेट जो है, जो वेस्ट कोस्ट की स्टेट्स हैं, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा है ना ये। तो अगर इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल देयर, तो आई थिंक व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट इज रिलोकेटिंग विद इन द US, के फाइंडिंग स्टेट्स जहाँ पर वो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ सिर्फ आपकी नहीं है या सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये इवन अमेरिका के अंदर वाइट क्रिश्चियंस की बहुत सारों की ऐसी वैल्यूज़ हैं। जिस तरह मेरा एक दोस्त है, वो बॉस्टन में था, तो बॉस्टन में सुबह शाम मुझे बस यही बताता था कि यार यही है, और वो खुद भी थोड़ा थोड़ा रेडिकलाइज होना शुरू हो गया था इन द वे दैट ही वाज यू नो शेयरिंग अ लॉट ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स जो कि वोक लेफ्ट के थे, जो रेडिकल लेफ्ट है आपका। लेकिन फिर वो रिसेंटली ही रिलोकेटेड टू टेक्सास, आई एम नॉट श्योर कौन से शहर में वो गया, बट विद इन द जॉब वो ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी आई तो उसने ट्रांसफर करवा लिया। अब वो टेक्सास जब से आया, वो कह रहा है यार दुनिया ही बदल गई है, ₹1 का वो वाला मसला ही कोई नहीं है, स्कूल्स आर ग्रेट। अब मेरी अपनी फैमिली जो है वेस्ट कोस्ट में भी है, ईस्ट कोस्ट में भी है, जो ईस्ट कोस्ट में है उसका कोई मसला नहीं है। उनके मतलब ठीक है, ऑब्वियसली वेस्ट में रहने के कुछ डिफरेंसेस हैं कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो थोड़े अमेरिकनाइज्ड हैं, तो आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ता है कि यार हाँ ठीक है, तुम अमेरिकन हो और अमेरिकन बच्चों के साथ घूम फिर रहे हो, लेकिन तुम पाकिस्तानी अमेरिकन हो और तुम मुस्लिम अमेरिकन हो, तो तुम्हारी सर्टन वैल्यूज क्या हैं। बट जो ये अल्ट्रा फार लेफ्ट वोक वाली प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको नहीं मिलेंगी लेट्स से जॉर्जिया के अंदर या टेक्सास या अ लॉट ऑफ दीज स्टेट्स जो कि रिपब्लिकन स्टेट्स इफेक्टिवली कंसिडर होती हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि उसमें देखें कि इफ यू कैन रिलोकेट, फाइंड अ जॉब देयर, तो उसमें ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होगी जो आपकी है ना, कि आपने एक मुल्क बदलना है और जाके, क्योंकि अगर आपकी एक सर्टन अर्निंग होगी, आप US में हैं, अब आप वहाँ से उठ के अगर यूरोप भी जाते हैं, खैर यूरोप भी बहुत ही वोक हो चुका है, उनके भी बड़े मसाइल हैं, तो आप वहाँ से उठते हैं, या तो आप ये देखें कि अगर आप US नेशनल हैं तो आप मिडल ईस्ट में देख लें। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू द मिडल ईस्ट, दुबई, रियाद वगैरह। एक तो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको रॉक सॉलिड तनख्वाहें मिलती हैं, और दूसरा ये है कि आपका जो है ना वो वैल्यूज़ वाला प्रॉब्लम नहीं है। मसलन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मूविंग टू दुबई, रियाद, दोहा, लाइक ओवरऑल मिडल ईस्ट के जो कैपिटल्स हैं, या मलेशिया, बिकॉज दीज आर ऑल मुस्लिम कंट्रीज विद वैल्यूज। और इसमें सिर्फ मैं आपको मजेदार बात बताऊं, दुबई में ना सिर्फ आपको मुसलमान ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मैं इतने गोरों से मिला हूं, उन्होंने कहा जी हम दुबई आ गए क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल क्रेजी हो रहा था, वहां पे तो वो कितना क्रेजी हो गया था कि हम अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आ गए। मेरी जो बेटे की टीचर है वो UK की सिटीजन है, उनको मैंने बोला, मैं कहा यार आप दुबई आ गई तो UK का क्या सीन है ना, हम सोच रहे हैं वहां पे चले जाएं पासपोर्ट के लिए। तो उसने कहा भाई मैं तो मर के भी कभी UK ना जाऊं, वो तो बिल्कुल कल्चर भी तबाह हो गया है, बिल्कुल मुल्क भी तबाह हो गया है, मैं तो दुबई में बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं तो पूरी जिंदगी मेरा बस चले तो मैं इधर ही गुजारूं। तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट इमिग्रेशन हैपनिंग बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजंस, यू आर नॉट अलोन। बट हाँ, ऑब्वियसली दैट इज वेरी डिस्ट्रप्टिव, लाइक चेंजिंग कंट्रीज, वो पूरा एक कल्चर एनवायरनमेंट बहुत बड़ा शिफ्ट है। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू डू दैट। तो एटलीस्ट ये है कि शॉर्ट टर्म में यू कैन सी इफ यू कैन मूव विद इन द US, एंड देन लॉन्ग टर्म में यू कैन सी कि अगर आपका पासपोर्ट वगैरह हुआ है और यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू द US whenever you want, so you can always look at opportunities within the Middle East
और इवन फार ईस्ट के अंदर, लेट्स से इंडोनेशिया, मलेशिया पर्टिकुलरली, जितने भी मेरे जानने वाले हैं जो मलेशिया में रहते हैं या रहकर आए हैं, दे वर लाइक यार इफ देयर वाज वन प्लेस आई कुड लिव इन इट वुड बी मलेशिया. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स इनक्रेडिबली सेफ, इनक्रेडिबल मुस्लिम वैल्यूज, बहुत ही सेफ सिक्योर सी कंट्री है, नॉन प्रॉब्लमेटिक सी, और आपको सारी आपकी वैल्यूज मिलती हैं जो आपको चाहिए. सो एनीवेज आई होप के दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ. ये वाली वीडियो जो है ये हफ्ते में एक दफा ही आएगी. सो यू नो विल रीड सम कमेंट्स, विल टेक सम क्वेश्चंस. अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा है hello@muzammilhassan.com, उसके ऊपर भेज सकते हैं. और होगा इसी तरह से कि वो एक वीडियो होगी तो वो लंबी मैं कर दूंगा, ज़्यादा रियल होगी. अगर आपको फॉर्मेट की समझ नहीं आ रही है, कुछ आपकी रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा. 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ. सो आई एम गोना रैप दिस अप. दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द Ganji Swag Copy Paste Ask Muzammil Hassan. Thank you so much for watching and I hope कि आपको कुछ सीखने को मिला हो. Would love to hear your comments and I'll see you in the next one.